सो वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। अब आ गए हम जेई मेन के 25 जून का जो पेपर था उसका पेपर 1। ठीक है, अब देखो तुमने 2 पेपर एनालाइज करे, वो कैसे थे? बहुत आसान, जैसे पहले पेपर आए हैं वैसे ही सारे पेपर थे। और इवन दोनों पेपर में हमने क्या नोटिस किया कि फिजिक्स के अंदर तो वो सारे क्वेश्चन ज़्यादा आए थे जो पहले पिछले साल रिपीटेड थे, मतलब 2021 के क्वेश्चन 22 में थे। और अगर इस पेपर को एनालाइज करूं, अगेन इन्होंने बहुत फंडामेंटल पूछा है। पेपर मैं कहूँगा स्लाइटली थोड़ा सा हार्ड पार्ट में है, थोड़ा बहुत, बट हाँ उसका केमिस्ट्री पार्ट थोड़ा सा इजी है पेपर 1 के हिसाब से। बट फिजिक्स में थोड़ा सा टफनेस, हल्का सा टफनेस है। बट अगर आपने अच्छा विजुलाइज किया है, इन सब चीज़ों को अच्छे समझा है, तो ये आराम से आप पेपर फोड़ दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहले तो पेपर डिस्कशन से स्टार्ट करते, पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया इस पेपर के जितने सॉल्यूशन है, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करना, पूरे के पूरे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे जाओ, या टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके सर्च कर देना अचीव IIT या फिर एम्बाइब IIT, यू विल गेट आवर टेलीग्राम नेटवर्क। वहाँ पर जाना, आपको सारे के सारे पेपर डाउनलोडेड मिल जाएंगे वहाँ पर, जितने भी बाकी सारे हैं। तो ये तो सिर्फ हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको एनालाइज करने के लिए कि भाई पेपर कैसा था, एक रफ आइडिया लग जाए। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको बस एक आइडिया लेना है। स्पेशली वो बच्चे जो 11th-12th में हैं, वो तो बहुत ध्यान से समझे कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं आता है। आपको बस एक अपना सर्टेन लेवल बनाना है, एक अच्छा लेवल बनाओगे तो ये पेपर बहुत आसानी से निकल जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस के लिए जो स्पीड बनानी पड़ती है, उसके लिए आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, पहले तो जेई मेन के सॉल्यूशन पे ही चलता हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन कौन सा था? पहला क्वेश्चन था डाइलेक्ट्रिक पे। क्या आया था? डाइलेक्ट्रिक, अगर दोबारा बता दूं, इसमें जो भी डेटा है सब मेमोरी बेस है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर होगा तो डोंट वरी, जब पूरा पेपर आएगा तब उसे सॉल्व करके अच्छे से हम आपको एग्जैक्ट डेटा के साथ दे देंगे। देख लेते हैं। सो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मटेरियल इज 4 एंड रिलेटिव परमेबिलिटी इज 1 ऑफ अ मीडियम। मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मतलब म्यू दे दिया है 4, और एप्सिलॉन मतलब परमेबिलिटी दे दी है उसकी 1, मीडियम की दोनों बता दी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल? इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्टली दिखा दूंगा, लेकिन डिस्कशन कैसे कर रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज। आपको पता है अगर मुझे इसका क्रिटिकल एंगल निकालना है किसी भी मीडियम का, तो मुझे पता है कि म्यू से निकलेगा। ठीक है, तो म्यू पे जाऊंगा, क्या करूंगा मैं? सीधा बोलूंगा सर साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/म्यू। अब ये बताओ म्यू कैसे निकालूंगा? सर म्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद परमेबिलिटी, ये कर रहे हैं। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके सामने 4, व्हाट इज परमेबिलिटी 1, दोनों को वैल्यू रखूंगा तो अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की वैल्यू अगर यहाँ रखूंगा तो कितना हो जाएगा 1/2। थीटा कब 1/2 होता है वो आपको पता चल गया। स्टिल एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं, एग्जैक्ट वही होगा, सेम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मुझे निकालना था अंडर रूट म्यू आर परमेबिलिटी, और आपकी परमेबिलिटी एप्सिलॉन, और आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों पता हुआ, वैल्यू रखी, सीधा आपका आ गया कितना? म्यू आ गया, मतलब म्यू आ गया 2, यहाँ पर रखा 1/2। थीटा किस पे 1/2 होता है? 30 डिग्री। सबको क्लियर है ये चीज़? तो अपने को सीधा सॉल्यूशन में जाना है, 30 डिग्री पे क्लिक करना है, सॉल्व, एंड यू विल गेट द, सॉरी नॉट सॉल्व, सबमिट, वी नीड टू सबमिट। ठीक है, 30 डिग्री सबमिट, यू विल गेट द राइट सॉल्यूशन। सो ये हो गया आपका पहला पार्ट। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा है, ये मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, बट व्हाट आई वांट इज यू टू अंडरस्टैंड कि ऐसे प्रॉब्लम को विजुलाइज करके सॉल्व किया जाता है। मतलब अगर मैं इनके ऑप्शन भी देखूंगा ना, इस ऑप्शन से ही मैं सॉल्व कर दूंगा। मुझे अगर कोई पूछेगा कॉट थीटा क्या a माइनस बी बाई ए प्लस बी हो सकता है? नहीं भैया। क्या a माइनस बी और a प्लस बी दोनों बराबर हो सकते हैं? तभी हो सकते हैं जब a कैंसिल आउट हो जाए, और b माइनस बी और b प्लस बी दोनों सेम हो सकते, कभी नहीं हो सकते। बी और सी तो आंसर ही नहीं हो सकते, नन ऑफ दिस है नहीं, क्योंकि ए आंसर बिल्कुल सही है। ये विजुअलाइजेशन का पार्ट है। अब इसका विजुअलाइजेशन मैं आपको थोड़ा सा खेल रहा हूँ, और व्हाट आई वांट इज यू टू सॉल्व, बिकॉज सॉल्यूशन तो मैंने दे दिया है ऑलरेडी, लेंथी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दे दिया है, बट आई वांट यू टू सॉल्व, कि मेरे विजुअलाइजेशन के साथ आप इसको सॉल्व करो, देखो फिजिक्स की माया को कि कैसा लगता है। देखो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। वेक्टर की दुनिया में सपोज ये वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, when I am writing any line, drawing the any line, and then I am writing a small a, means a vector notation is there which is a bar in mathematics. ठीक है, what about b? b is any random vector, तो मैंने b vector ये ले लिया, this is b vector. ठीक है, this is b vector and it is having angle
theta. If I extend this line, this is angle theta. Can you tell me if I add these two vector a plus b, what is the vector? The vector will be the solution. अब इसका solution vector कैसा होगा भैया? सर यहाँ से इसको इससे जोड़ दो तो ये वेक्टर आपका जो है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसको बोलते हैं सी, या फिर इसको बोल सकते हो a प्लस बी. ठीक है, अब इसका एंगल देखो कितना होगा, इसका एंगल होता है सर अल्फा. कैसे निकालते हैं अल्फा एंगल? ये आपको वेक्टर की शुरू की दुनिया में मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, फिर भी अगर कुछ लोग भूल गए तो बहुत सिंपल तरीका है. यहाँ पर मारेंगे एक परपेंडिकुलर, ठीक है, ये रहा आपका 90 डिग्री. इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर देते ताकि दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर दिखे. क्या मैं बोलूँ कि सर ये वाला जो पार्ट है दिस इज बी साइन थीटा, एंड जो ये वाला पार्ट है दिस इज बी कॉस थीटा, दिस इज बी कॉस थीटा, दैट इज बी साइन थीटा. तो बी कॉस थीटा बी साइन थीटा आपको पता है. एंगल यहाँ पर अल्फा है. इस ट्राइंगल का अगर मुझे एंगल निकालना है tan अल्फा, बहुत आराम से आ जाएगा भैया. एंगल का सामने वाला tan होता है तो ये क्या होगा, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा. खत्म. तो अगर मुझसे कोई पूछेगा सर व्हाट इज tan अल्फा, इधर लिख देता हूँ tan अल्फा इज बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा. ठीक है, अगेन बता रहा हूँ कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने थोड़ा सा विजुलाइज कर लिया. एक बताओ, अगर बी वेक्टर कोई भी एक वेक्टर, सपोज ये वेक्टर एक वेक्टर है कोई, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू इस डायरेक्शन, दैट्स इट भैया. इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पर अगर मैं एक वेक्टर को रखता हूं तो क्या मैं बोलूं माइनस बी वेक्टर क्या होगा, क्या बोलूं ये होगा माइनस बी वेक्टर. ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली दिखे भाई वेक्टर की दुनिया अलग से. ये रहा आपका बी वेक्टर. ठीक है, एक सेकेंड, स्ट्रेट लाइन में करना पड़ेगा ताकि दोनों एकदम इक्वल से दिखे. ठीक है, दिस इज योर बी वेक्टर. ठीक है, सो दिस इज योर, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा, यस हल्का सा गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं बोर्ड के तो हर चीज़ बराबर सी लगने लग जाती है. लेकिन लेट्स सी, सो दिस इज योर, अब जितना हो गया उतना ही चलेगा, माइनस बी वेक्टर. ठीक है मतलब विजुलाइजेशन के लिए सिर्फ माइनस बी, अगर ये बी है तो माइनस बी होगा, बल्कि थोड़ा सा और लेंदी ही होगा. इसको लेंदी बना ही देता हूँ, आज पे ही सबसे ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, लेकिन ये विजुलाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो काफ़ी अच्छा बन गया, वाह, माइनस बी वेक्टर. ठीक है, एंगल कितना होगा, सेम. अगर ये प्लस बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर ये होगा, एंगल कितना होगा, सेम. मैथमेटिकली व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर a माइनस बी, इसको नाम में डी वेक्टर दे रहा हूं, नाम में डी वेक्टर दे रहा हूं. ठीक है, इसको बोल देता हूं डी वेक्टर, पर डी वेक्टर है क्या. अगर कोई मुझसे सी और डी वेक्टर पूछेगा तो क्या है, सर सी वेक्टर है a प्लस बी और डी वेक्टर है a माइनस बी. मतलब ऑब्वियसली हेड एंड टेल ऐड होते हैं, खत्म कहानी, वो a माइनस बी हो जाएगा, दैट इज योर डी वेक्टर. और ये एंगल कितना हो जाएगा, इस एंगल को सपोज मैं बीटा बोल देता हूँ. इस एंगल को निकालना भी आसान है, tan बीटा इज दिस हाइट विच इज माइनस बी साइन थीटा, एंड इसमें से माइनस कर देना बी कॉस थीटा. जितना यहाँ पर प्रोजेक्शन है उतना ही यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर आप बीटा भी निकाल लोगे. अगर आपको दोनों पता है तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी दोनों पता है. अब आप खुद बताओ, अपने मन से बताओ, क्या a माइनस बी जो कि ये वैल्यू है, d वैल्यू क्या है, a माइनस बी. विजुलाइजेशन से बताना है, 1 मिनट में सॉल्यूशन आएगा. d वैल्यू क्या है, a माइनस बी वेक्टर. ठीक है, d वेक्टर बेसिकली a माइनस बी है. और c वेक्टर क्या है, खुद बताना, क्या बोलूँ a प्लस बी वेक्टर है. क्या इन दोनों के बीच में कोई एंगल होगा, सर अल्फा प्लस बीटा है, दोनों के बीच में एक एंगल है, अल्फा प्लस बीटा है. और इसका जो ये वाली लेंथ है ये भी आपको क्लियर है, सर ये माइनस बी है, ये प्लस बी, अगर पूरी लेंथ को देखो तो 2b है, लेंथ भी क्लियर है. और ये वैसे एंगल इनके बीच में थीटा था, तो बिल्कुल क्लियर बात है. अगर आप इस लोअर वैल्यू को, जो कि छोटी वैल्यू दिख रही है मैग्नीट्यूड में भी और टोटल ओवरऑल वैल्यू भी छोटी दिख रही है, और हायर वैल्यू a प्लस बी ज़्यादा वैल्यू दिख रही है जो कि c वेक्टर है, अगर मैं a माइनस बी बाई ए प्लस बी करूंगा तो ऑब्वियसली जो वैल्यू आएगी वो यही होगी. इवन तो उसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो सॉल्यूशन देख लो, विजुलाइजेशन हटा देता हूँ. सो दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है, आई विल गो टू द सॉल्यूशन स्लाइड. सो दिस इज द सॉल्यूशन.
इतना बड़ा सॉल्यूशन, अब इतना बड़ा सॉल्यूशन देखने से अच्छा क्यों ना आप एक अंडरस्टैंडिंग को, विजुलाइजेशन को डेवलप करो। और यही मैं आपसे चाहता हूँ कि भैया बिना किसी सॉल्यूशन के आप इस विजुलाइजेशन को अगर डेवलप कर लेते हो, देन आप सीधा जाके एग्जाम में ए लगाते, सबमिट करते। एक ही थोड़ा सा लेंदी सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था पूरे एग्जाम में, 1 सेकंड में वो खत्म हो जाता। ठीक है, ये सॉल्यूशन आगे थियोरेटिकल क्वेश्चन है। जब भी वॉटलेस की बात करी जाती, क्या बोल रहे हैं, वॉटलेस करंट। वॉट किसकी चीज है, वॉट है पावर की यूनिट। वॉटलेस करंट जब भी किसी भी सर्किट, एसी सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो वो सर्किट होते हैं, या तो वहां पर सिर्फ कैपेसिटर लगा हो, यहां से वहां पर इंडक्टर लगा हो, बस दो ही चीजें हो सकती हैं। कोई भी ऐसा सर्किट जहां सिर्फ इंडक्टर लगाओ या कैपेसिटर लगाओ, वही हो सकते हैं वॉटलेस। आर नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं होना, रेजिस्टेंस है तो पावर कहीं ना कहीं कंज्यूम होगी। अगर आप ऑप्शन देखते हो आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, आर सर्किट, हो ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है ए। सबमिट करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी। अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, बट द कॉन्सेप्ट वाइज इज वेरी सिंपल। दो वेव्स के बारे में बताइए, इंटेंसिटी एक की बताइए 9I, दूसरे की बताइए I। बहुत कॉमन, कितने सालों से ऐसे ही क्वेश्चन आ जा रहे हैं कि एक की इंटेंसिटी ये है, एक की इंटेंसिटी ये, कुछ ना कुछ यही देंगे, कभी कल दे देंगे 5, कभी ये देंगे 4, चलता यही कॉन्सेप्ट है। उसमें बोला है कि दोनों वेव, एक P पॉइंट पे, एक Q पॉइंट पे, P पॉइंट पे इनके बीच का फेज डिफरेंस π/2 बोल दिया, Q पॉइंट पे पाई बोल दिया। क्यों दिया, ताकि आप थीटा मेरा वैल्यू पुट कर सको। अब इसके बीच में डिफरेंस इन इंटेंसिटी पूछ लिया, खत्म कहानी। बहुत सिंपल है, कितने सालों से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I1 + I2 + 2 टाइम्स √I1 I2 cos phi। फाई की वैल्यू एक बार π/2 दे रखी है, एक बार पाई दे रखी है, आपको वैल्यू पुट करनी है। π/2 पे खास बात क्या होगी सर, वो 0 हो जाएगी, जल्दी आंसर आएगा 10I हो जाएगा। और पाई पे क्या होगी सर, -1 हो जाएगी, तो ये 3 × 2 6 में से माइनस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4, और उसी का डिफरेंस आपसे पूछा है, तो दैट इज 6। ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करके जाते हो घर से, तो मतलब इट विल टेक हार्डली, मतलब अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी बेटर है, प्रैक्टिस अच्छे से कर गए हो, तो हार्डली इट विल टेक 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट, एंड इट विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन द एग्जामिनेशन। सबमिट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अगेन दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम अ वेक्टर विच इज वेरी वेरी सिंपल। अगेन अ विजुअलाइजेशन इज देयर। क्या बोल रहा है, इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, मान लिया एक वेक्टर है ए, एक नॉन जीरो वेक्टर है, क्या ले लें उसको, कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, ए वेक्टर कुछ भी एज्यूम कर लो, कोई भी नॉन जीरो कर लो यार, 2I + 3J लो, 8K, 3D में कर लो, 3D में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट सेम ही रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कर, इन सारे स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है, देखो डॉट और क्रॉस का गेम चल रहा है। डॉट तो जीरो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर सेम वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर अगर दो बार अपने आप में डॉट हो जाएगा, अगर मैं इसको A.A करूंगा, आप खुद देख लो, A.A करोगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, 2 से होगा 4, 3 से होगा 9, 8 से होगा 64, आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो भैया ये तो नहीं होंगे, इनको हटाओ, फिर ये तो होएगा ही नहीं। क्रॉस की डेफिनेशन क्या है सर, क्रॉस वेक्टर में आप लेते हो साइन थीटा। अगर आपको याद हो प्रॉपर्टी, सर A.A करने पे होता है इसकी वैल्यू A मैग्नीट्यूड, एक और मैग्नीट्यूड, मतलब ए बी वेक्टर cos थीटा। इफ द एंगल बिटवीन देम इज 0, cos थीटा इज नॉन जीरो, ये वैल्यू आपको कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल सही बात है। बट अगर मैं A क्रॉस A करता हूं, तो सर मैथमेटिकली अब बात करी जाए तो A साइन थीटा हो जाएगी, और दोनों का साइन थीटा की 0 वैल्यू है, और जब ये 0 हो जाएगा तो पूरी वैल्यू को वो 0 करके छोड़ के चला जाएगा। तो अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, आंसर पुट किया, यू विल गेट द आंसर, खत्म। कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे तो बल्कि मैंने एक यूट्यूब सेशन लिया था जब मैकेनिक्स का, तो उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था एज इट इज, बस थोड़ा सा डिफरेंस था, फॉर्मूला यूज हुआ था, फॉर्मूला हुआ था nth सेकंड का फॉर्मूला। अगर आप देखो अभी यूट्यूब पे जाना, इसी चैनल पे M/Achieve पे, उसमें जाना ऑन आई थिंक 12 जून, वहाँ पर जाके वीडियो चेक करा 12 जून की, आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। nth सेकंड पे एक डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वही क्वेश्चन है। अगर कोई मास ट्रेवल कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, ठीक है, 2 मीटर इन इज फर्स्ट सेकंड, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई 9 सेकंड कितना होगा। अगर उसकी फर्स्ट सेकंड में ही 2 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, कैन यू टेल मी फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा सर,
कितने टाइम से पढ़ के आ रहे हैं सर, nth सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो होती है u प्लस a बाई 2n-1। इनिशियली आपने 0 दे दिया है तो फॉर्मूला और आसान हो गया, क्योंकि Sn क्या बन गया, a बाई 2n-1। और उसने बोला भाई डिस्प्लेसमेंट तो मैं दे रहा हूँ 2 मीटर है, एक्सेलरेशन निकाल लो, पहले सेकंड पे वैल्यू पुट करी, एक्सेलरेशन सीधा आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे एक्सेलरेशन तुम्हें पता चल गया, इसको छोटा करते हैं, जैसे एक्सेलरेशन तुम्हें पता चल गया वैल्यू पुट कर दो, जिस मोमेंट पे चाहिए डिस्प्लेसमेंट वहां की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। तो ये मैकेनिक्स की वो क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। आंसर आ गया आपका 34, सबमिट किया, यू विल गेट द आंसर। तो प्रॉब्लम को पहले समझने का ट्राई करो, किस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ये सर्किट वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट रिपीटेड प्रॉब्लम है, इसे क्या बार बार कराना है, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पे आते हैं। वेक्टर पे एक और प्रॉब्लम, मतलब इन्होंने मैकेनिक्स की जो शुरुआत होती है, हमारी जो फिजिक्स की शुरुआत होती है उसको हम वेक्टर से शुरू करते हैं। मैं जो नॉर्मली वेक्टर से शुरू करता हूँ, बिकॉज पहले इंसान वेक्टर की नॉलेज अच्छे से ले ले। अब वो कितने फंडामेंटल पे घुसे और वहां पर उन्हें 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब वेक्टर की एप्लीकेशन पे ही आपको सारे चैप्टर मिलते हैं, सारे टॉपिक वहीं से मिलते हैं। तो यहां पर मैं जाता हूं, ठीक है, लेट मी शो यू। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द टॉर्क इन न्यूटन मीटर, ठीक है, ऑफ द फोर्स F दे दिया न्यूटन में, और एट अ पॉइंट R पोजीशन वेक्टर दिया है। ओरिजिन से कोई भी वेक्टर मिलेगा, पोजीशन वेक्टर मिलता है, और आपसे टॉर्क पूछा है। सर टॉर्क क्या होता है, वेक्टर की डेफिनेशन में टॉर्क इज R क्रॉस है। बहुत ध्यान से, कई लोग F क्रॉस R बोल देते, कुछ बोलते F इंटू R कर दो, अरे इंटू नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट, ढंग से बोल, R क्रॉस F। और जो उसका सॉल्यूशन आता है टॉर्क, किस एक्सिस के अबाउट होते हैं, इसके नॉर्मल एक्सिस के अबाउट। मतलब अगर कोई फोर्स का कोई वेक्टर है, उसका कोई प्लेन है, कोई रेडियस का, मतलब इसको रेडियस नहीं बोलते, पोजीशन वेक्टर का कोई अगर वेक्टर है, उसका कोई प्लेन है, उन दोनों के परपेंडिकुलर पे होगा टॉर्क, उसके परपेंडिकुलर से लिया जाता है, खत्म कहानी। ये रहा आपका फॉर्मूला। आपको पता है कुछ नहीं करना, आपको वेक्टर लगाना है। यहाँ पर आर की एक वैल्यू है और ये 3D में सेम आई बार जे बार के कैप, सॉरी आई कैप जे कैप के कैप, वैल्यू पुट कर दो आर की 2 2 1, इसकी पुट करो फोर्स की 3 -4 और 2, वैल्यू पुट करो, आई से एक वेक्टर निकल जाएगा, जे का एक निकल जाएगा, के का निकल जाएगा, मैट्रिक्स सॉल्यूशन, यू विल गेट द आंसर। फटाफट ये देख लो सॉल्यूशन, सेम काम किया है। टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, वैल्यू पुट करी टॉर्क की, वैल्यू निकाली 8i माइनस जे 14 के, ठीक है, 8i माइनस जे 14 के, ये रहा आपका आंसर, सबमिट किया, यू विल गेट द आंसर। और इसको फास्ट और करना है ना पिछले वाले क्वेश्चन को, तो मैं आपको एक टेक्निक और सिखाता हूँ उस पर। अगर इसको और फास्ट करना है, लेट सपोज, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया क्रॉस कैसे होता है। तो आर क्रॉस एफ होते हैं, वो जैसे ही मैट्रिक्स बनाया, ऑप्शन चेक करने शुरू कर दो, पहला 8 ही चेक करो, सबके 8 आएंगे। अगर आपका 8 नहीं आ रहा, गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा, दूसरे में माइनस आएगा प्लस आएगा, एक बार ये पता चल जाए, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, और तीसरे में माइनस आएगा प्लस आएगा, ये पता चल जाए तो खत्म हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। यही तो गेम है। लेकिन फिर भी क्योंकि इतना छोटा प्रॉब्लम है कि सॉल्व करने में कोई बुराई नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसमें जो एरर होती है वही वाली एरर होती है जो मैट्रिक्स वाली हो जाती है लोगों से। अगेन बबल वाला फर्स्ट सेट में भी ये प्रॉब्लम था, इट्स वेरी सिंपल, तो कराने का कोई फायदा नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ सिंपल रेन ड्रॉप प्रॉब्लम, जिसपे हमने काफ़ी डिस्कशन पहले भी कर रखे हैं, तो वो भी कराने का कोई खास यूज़ नहीं है। दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट से एक ये प्रॉब्लम जो पीछे के 2 सेट में नहीं आया, कुछ और आया वहाँ पर, तो ये वाला प्रॉब्लम करा लेते हैं। क्या बोल रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस इन 15 सेकेंड इज 300 जूल व्हेन द करंट फ्लो इज 2 एम्पेयर, ठीक है, थ्रू अ रजिस्टर। अब उसने रजिस्टर नहीं बताया कौन सा रजिस्टर है, लेकिन एनर्जी कंजम्पशन बता दिया, करंट बता दिया और टाइम बता दिया, बढ़िया बात है। देन फाइंड द एनर्जी प्रोड्यूस व्हेन 3 एम्पेयर करंट फ्लो फॉर अ टाइम ऑफ 10 सेकंड थ्रू द सेम रजिस्टर। तो 2 स्टेप का प्रॉब्लम है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। जब भी एनर्जी कंजम्पशन की बात करी जाती है कि कॉइल में हीटिंग कितनी हुई, ठीक है, कॉइल में जब भी हीटिंग की बात करी जा रही है, आपसे हीटिंग पूछी जा रही है, तो क्या होती है सर, I स्क्वायर आर टी, ठीक है, यही है। I इज अ करंट, R इज अ रजिस्टर, टाइम। सो भैया पहले केस में क्या क्या दे रखा है मैं आपको बता दूं। पहले केस में उसने बता दिया कि भाई हीटिंग कितनी हुई है, पूछो 300 जूल, बता दिया भैया 300 जूल की हीटिंग हुई है। कितने टाइम के लिए हुई है वो भी बता दिया, 15 सेकंड के लिए। किस करंट पे हुई है वो भी बता दिया, 2 एम्पेयर पे। सेकंड केस में उसने, ताकि आप क्या निकाल लो, ताकि आप रेजिस्टेंस निकाल लो। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस निकालेंगे, ओम में कितना आया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या है, सेम फॉर्मूला रखना है और आपको बताना अब कितनी हीटिंग होगी
अगर मैं करंट को बढ़ा दूं, सेम रेजिस्टेंस रखूं और टाइम आपको चेंज कर दूं, टाइम कर दूं आपका 10 सेकंड, करंट कर दूं 3 एम्पेयर और रेजिस्टेंस सेम रखूं तो कितना होगा? ठीक है, अब ये बताओ इसमें ये दो स्टेप में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, कोई और भी तरीका है क्या सर कि इसको मैं H1 ले लूं, इसको मैं H2 ले लूं, इसमें I1 ले लूं, T1 ले लूं और इसमें I2 ले लूं, T2 ले लूं, सीधा आंसर एक झटके में आ जाएगा? ये तो 1 सेकंड लगा सर। मतलब दुनिया भर के सॉल्यूशन, इवन जो मेरा भी यहाँ पर सॉल्यूशन है वो सिस्टमैटिक है, तो मैंने पहले रेजिस्टेंस निकाला है, रेजिस्टेंस को दोबारा पुट किया है और फिर आंसर निकाला। पर जब एक चीज कॉमन ही है तो मैं उसको बार बार क्यों निकालूं? इससे अच्छा मैं इनको डिवाइड करके मार ना दूं क्या सर? सीधा H2/H1 कर दो ना यार सर, सीधा क्या आएगा? I स्क्वायर कितना है करंट, 3 का स्क्वायर कितने टाइम के लिए? 10 सेकंड के लिए। पिछले वाले में सर कितना था? 15 सेकंड के लिए चलाया था, कितना एम्पेयर था? 2 सेकंड, खत्म आंसर। ये कितना था? 300 था। अगर मैं इसको भी यहां से हटा दूं और यहां मल्टीप्लाई कर दूं 300 तो पूरा पूरा सॉल्यूशन निकल आया सर। ये तो पूरा सर यहाँ का 15 का इससे काटेंगे तो ये बन जाएगा आपका 20, ये 4 का 2 का स्क्वायर है, एक स्क्वायर काट देंगे तो बन जाएगा 10 और ये 10 हो गया, ये 3 से 9 इंटू 2 900 डिवाइड कर देंगे 450 जूल, आंसर आ जाएगा सर। 100% गारंटी, मतलब ये इस तरह से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बट हाँ मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दिखा दूं। कई लोग बोलेंगे सर वो अच्छा नहीं लग रहा। अरे क्या अच्छा नहीं लग रहा? तरीका क्या है भैया? दूसरा तरीका क्या है? एच आपको पता है, वैल्यू पुट करी, रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस को दोबारा फॉर्मूले पुट किया, फिर निकाल लिए पावर। या फिर मैं आपको बेटर तरीका नहीं दिखा रहा, 1 सेकंड में आप सॉल्यूशन ही निकाल दो। तो ये होता है कि आपको अगर जेईई का एग्जाम निकालना है और स्पेशली एडवांस की तरीका नहीं है, बिकॉज आई एम स्पेशलिस्ट इन एडवांस पार्ट, तो यू नीड टू गो विद दैट। ठीक है, आपको थोड़ा तो कॉन्सेप्ट में अपने मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पेपर की डिमांड क्या है और बहुत स्ट्रेस कीजिए नहीं। पहली बात तो विश्वास आपको जगाना है बस कि मैं निकाल लूंगा। तरीका सीखो कि निकालना क्या है, कैसे निकालना है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको पहले जीना सीखो, उसमें फील लाना सीखो कि सर हो क्या रहा है। और ट्राई टू स्किप स्टेप ओनली व्हेन यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कंप्लीटली। उससे पहले तो पूरे अच्छे से करो। ठीक है, सो दिस अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन दैट आई डिड। नाउ आई एम सेंडिंग दिस क्वेश्चन सेट टू माई friend Sanjay Arya. He will explain you the chemistry part. ठीक है, and if anything is needed, ठीक है, I'll share things with you. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है लॉन्ग टर्म में तो आपको ये सब चीज़ें रखनी पड़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा स्कैन कोड है, ठीक है, हमारी ऐप के लिए। डायरेक्टली इसका स्कैन करो, फ़ोन से स्कैन कोड डालो, यू विल गेट द, किसी और के फ़ोन से नहीं तो स्कैन कर लेना। ये हमारे टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को सर्च करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये लिंक है mbibe IIT, या फिर सर्च कर लो टेलीग्राम पे mbibe IIT JEE, या फिर ये स्कैन कोड ले लो, ये ऑथेंटिक है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तीसरा हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको दोनों को सब्सक्राइब कर लो, दोनों पे अच्छी वीडियो आ रही है। और अब एक सिस्टमैटिक क्लास स्टार्ट हो रही है, तो वो जो भी बच्चे 11th में हमारे साथ अगर आपको जुड़ना है अच्छे से, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया आपकी तैयारी प्रॉपर वे से होनी चाहिए। तो इस चीज़ को मैं दोबारा हटा के आपको दिखा दूं कि ये जो हमारे mbibe के, जब आप वेबसाइट पे जाओगे, जब ऐप खोलोगे, तो यू विल गेट ईच एंड एवरी बुक, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन अ डिटेल वे, एंड वो करेक्ट पोजीशन पे प्लेस है। इवन जो मेरी बुक है ये खुद की फिजिक्स की, ठीक है, इस बुक में जितने भी क्वेश्चन मैंने डाले थे 1100, आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर सारे के सारे वहाँ से आए। इवन मैं आपको उसका एग्जैक्ट डेटा दूंगा कि कितने क्वेश्चन की वैरायटी हमने टच करी थी और कितने क्वेश्चन जेईई में आए। और अभी जो मैंने डेटा देखा है 2-3 सेट हो गए, 95% मैच कर गए। एक आधा क्वेश्चन हल्का सा थोड़ा छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली है या फिर जुलाई में देने वाला तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लो, आपका पेपर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम साइनिंग ऑफ, आई एम सेंडिंग दिस टू द केमिस्ट्री गाय। टेक केयर, बाय। हेलो जेईई वालों, इस कॉन्टिन्यूटी सीरीज में जहां पे मैं आपको करा रहा हूं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, उसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 25 जून के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। सो प्लीज बी रेडी विथ मी। और ये बात याद रखना कि ये क्वेश्चन जो है ये सारे मेमोरी बेस्ड हैं, ये सब हम लोगों ने अपनी एक्टिविटीज से कलेक्ट किए हुए हैं। सो डोंट यू थिंक कि ये एग्जैक्टली वहीं से आया हुआ होगा, बट हाँ सिमिलर होगा और मोस्टली कॉन्सेप्ट सेम ही रहे होंगे। चलो आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। द IUPAC नेम ऑफ इथाइलिडाइन क्लोराइड इज व्हाट? गाइस ये क्वेश्चन बेसिकली आपको नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर से मिला है। देखो इसमें हमेशा याद रखना, ये
कि अगर आपके पास में एक ही कार्बन पे अगर दो हेलोजन लगे होंगे, जिसे हम लोग जेम हैलाइड भी बोलते थे, जेम को हम लोग बोलते हैं डाई या कह सकते हैं एल्काइलिडीन से रिप्रेजेंट करेंगे, एल्काइलिडीन। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये अगर आपको दो डिफरेंट कार्बन पे मिलता है, एडजेसेंट पे मिलता है, 1-2 पोजीशन पे मिलता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, इस तरह के डाइहैलाइड को हम लोग नाम देते थे विसिनल डाइहैलाइड। सिमिलरली विसिनल डाइहैलाइड को बोलेंगे या अल्काइलिन, जस्ट लाइक इथाइलिन। तो हमेशा याद रखो, बहुत इजी क्वेश्चन था गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यहां पे हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे कि इसे ये बन जाएगा आपका, एक ही कार्बन पे अगर लगे होंगे तो इथाइलिडीन। तो इथाइलिडीन का मीनिंग हो गया कि जेमिनल है, 1 पे लगेगा, तो ये सारे ऑप्शन हो गए खराब। 1,1 डाइक्लोरो इथीन भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा इथीन लिखा है, इथीन गलत है, यहां पे आएगा इथेन। तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन को हम लोग बोलते हैं इथाइलिडीन। फटाफट से पिक करो, आगे बढ़ो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कूल। सेकंड क्वेश्चन आता है, राइमर टाइमन रिएक्शन के अंदर क्या होता था। भाई देखो, राइमर टाइमन रिएक्शन जो होती थी बहुत सिंपल रिएक्शन है यार। मैं आपको इसका डायरेक्टली रिएक्शन दिखा देता हूं इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनीथिंग ऑन द बोर्ड। देखो भाई, ऐसा होता है कि राइमर टाइमन रिएक्शन के अंदर फिनोल की रिएक्शन करवाई जाती है। हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज KOH की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से सबसे पहले रिएक्शन करते हैं ये रिएजेंट्स आपस में, जहां से फॉर्मेशन होता है डाइक्लोरोकार्बीन का। कार्बीन एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है जिस पे अटैक करता है ये फिनोल, या इसका बोल सकते हैं कि फिनोल की प्रेजेंस में बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन है वो अटैक करेगा, और ऑर्थो पैरा पे आपको मिलेंगे CHO। इसे हम लोग सेलिसल डिहाइड भी बोलते हैं, और ये रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट है वो बनती है डाइक्लोरोकार्बीन। तो गाइस, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तुरंत इसका आंसर लिख देते हैं हम लोग कि ये है हमारा, यहां पे मिल रहा था डाइक्लोरोकार्बीन, यानी कार्बन इंटरमीडिएट बनेगा। तो इंटरमीडिएट पे क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आप लोग क्या करेंगे ना, जैसे मैं जिस तरह का मैं सोल्यूशन आपको करवा रहा हूं, मैं आपसे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आप लोग रिलेटेड चीजें जरूर पढ़ के चलो। जैसे मान लीजिए आपने राइमर टाइमर रिएक्शन यहां पढ़ रही, तो कोल्ब रिएक्शन आप पढ़ेंगे, जहां से यहां पे सैलिसाइलिक एसिड बनाए, वहां पे अच्छा यहां सैलिसाइल्डिहाइड बनाए, वहां पे सैलिसाइलिक एसिड बनेगा। तो गाइस, इनको लर्न करके जाओ, सिमिलर चीजें पूछी जा रही है, जेईई का पैटर्न समझो। ये पेपर एनालिसिस सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्होंने एग्जाम दे दिया, ये उनके लिए भी है जो बच्चे कल अपना एग्जाम देने वाले हैं या आने वाले शिफ्ट्स में अपना एग्जाम देने वाले हैं। तो गाइस, एक बार एनालिसिस देख के जाओ कि कहां से क्वेश्चन पूछा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक मोनोमर पे क्वेश्चन आ गया बैकेलाइट पे, तो आप लोग पढ़ के जरूर जाए, बैकेलाइट पढ़ के जाए, मेलामाइन पढ़ के जाए, सो दैट कि आप लोग अवेयर रहें कि नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पर्टिकुलर एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी व्हाट। तो गाइस देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप इसका आंसर जो है पता कर सकते हो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी, जहां पे भी आपके कंटिन्यूअसली जो होता है उसकी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर के बेसिस पे वो अरेंज होते हैं। तो आप यहां पे क्या करेंगे, सिंपली चेक करें। वैसे तो खैर इसमें मैं क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूं इन दिनों बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखते मैंगनीज है, तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 25। तो 25 के लिए बनेगा 3d5 तो 3d5 में से निकालो भाई साहब 3 इलेक्ट्रॉन, तो बन जाएगा क्या, 4s बन जाएगा 0, और 3d5 में से एक निकलेगा तो बनेगा कितना, 3d4। करेक्ट। ऐसे टाइटेनियम का, स्कैंडियम टाइटेनियम, ठीक है, कौन सा है, 22। तो 22 में से 3 निकालो भैया, 3d4s, 4s कितना था, 4s2 था, और ये था 3d2, इसमें से 3 निकालो बचेगा 3d1 0। इस तरह से। अब आयरन की बात करेंगे, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना भैया, 26। तो 26 के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला बनाओ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो भैया, 3d6 4s2, तीनों निकाल दोगे तो बनेगा 3d6 4s5 3d5। अब आते हैं आगे कि क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 4s2 3d4, या कह सकते हैं 4s1 3d5। तो जब आप इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना बनेगा, ये 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3d3। अब आप इसको ऑब्जर्व करें पैटर्न को, ये बताओ कि भाई देखो, एक तो तरीका क्या होता है कि सबके आपको पता चल जाए, इन सारे के सारे इनके पता चल जाए आपको, ई रिडक्शन वैल्यू या कह सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स पता चल जाए, ताकि आपको पता लग जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे अच्छा क्या हो गया, यानी ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जिसका सबसे ज्यादा होगा वो ही आंसर होगा। और वो ऑफ कोर्स ये बात है कि आप लर्न नहीं कर सकते हो पूरी केमिकल सीरीज को, तो या रिएक्टिविटी सीरीज को, तो या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, थोड़ा दिमाग लगा लो यार, दिमाग ये लगाना था, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सारा आंसर आपके सामने आएगा। आपके सामने दिए हुए हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन, मुझे बस ये बता दो कि किसको इलेक्ट्रॉन की बड़ी आवश्यकता है।
जिसको बड़ी आवश्यकता होगी वो बनेगा बहुत ही अच्छा, उसका रिडक्शन होगा, वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जरा ध्यान से देखो कि किसको मिलते ही बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, नो अदर देन इसको मिलेगी। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अटेन किया, इसने सीधा चला जाएगा 3d5 में। d5 क्या होता है भैया? मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अमंग दी ऑल गिवन ऑफ दी डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन। ज्यादा दिमाग मत लगाओ भैया, सीधा सा काम है। इसे आप Mn3+ इसका आंसर हो जाएगा। इसे मैंने सबमिट किया और टड़ा, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ है कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन AgCl विद एक्वस NH3 क्या बनेगा। अब देखो गाइस, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ये जितने भी हमारे पास में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, तो ये जनरली फॉर्मेशन करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे जब AgCl जब इसमें जाएगा, देखो AgCl जो होगा वो बहुत इजीली डिसोशिएट हो जाएगा आयोन्स में Ag+ एंड Cl- में। अब Ag के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो तुरंत बना लेगा अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा बनेगा, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। याद रख लो, दो ऐसे कंपाउंड है अपना, गोल्ड और सिल्वर, ये हमेशा जो होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में बनाते हैं। जनरली ये 2 के कोऑर्डिनेशन नंबर के ही कंपाउंड बनाएंगे। इनमें देखना किसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दिखाई दे रहा है। दूसरी बात कि अमोनिया इटसेल्फ इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो बेसिकली क्या होगा कि क्लोरीन को इजीली सब्स्टिट्यूट कर देगा आयंस में, क्लोरीन को बाहर भेज देंगे और वो चला जाएगा आपके आउटर स्फीयर के अंदर। तो अंदर सिर्फ आपको अमोनिया मिलेगा। जरा चेक करके बताओ कि किसके अंदर आपको 2 कोऑर्डिनेशन नंबर मिल रहा है। 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड सही है, तीसरा सही है और चौथा भी सही है। लेकिन मैंने क्या बताया कि अंदर सिर्फ क्या रहने वाला है आपके पास में, अमोनिया मॉलिक्यूल। अरे भाई टाइम वेस्ट क्या कर रहा है, सिंपली ये पकड़ा सी और इसको सबमिट कर दिया। बिल्कुल सही है, होना ही था। क्यों भैया, जब इतने इजीली कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं संजय सर, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन तो सही होना ही था। आपको इसी का डिटेल्ड एनालिसिस अगर चाहिए तो गाइज पहुंच जाओ mvibe.com पे, और टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है, जो मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है इस पर्टिकुलर लिंक के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप अलाइंड रह सकते हो। आप ये चेक कर सकते हो कि कब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, किस टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको यूट्यूब चैनल जो हमारा अचीव जेई है उसे सब्सक्राइब करना है, सो दैट आप हमेशा अवेयर रहें, हमारे साथ बने रहें आने वाले और भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशंस पे। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब देखो गाइस, आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात करी गई, इसमें संजय सर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, सीधी बात है। ये तो थियरिटिकल है और फैक्ट बेस्ड है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट जो है पढ़ के चले जाना, और हम लोग इसका फटाफट से सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है एक इंफॉर्मेशन आपके सामने कि भैया जो इसमें है बायोथियोनल, वो ऐड किया जाता है सोप्स में टू इम्पार्ट दी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, मतलब बायोथियोनल करेक्ट इनकरेक्ट है। फिर एक दिया हुआ है कि सेल्वेरसोन जो है, सेल्वेरसन, इट्स एन एंटी माइक्रोबियल ड्रग, जिसको हम लोग यूज करते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग की तरह। फिर आता है कि एलिटेम जो दिया हुआ है, एलिटेम इज अ हाई पोटेंसी स्वीटनर। ओके, मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आंसर आपके पास में एलिटेम आने वाला है, क्योंकि वही एक शुगर का विकल्प। और इसके बाद में दिया हुआ है कि although it is more stable than aspartame, अच्छा aspartame भी काफी स्वीट होता है, it's even sweeter than the sucrose. The control of sweetness of food is difficult while using it. अच्छा, so lactose is a disaccharide and is made of milk. चलिए बेटा, ज्यादा डिटेल में चीजों को नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमारा इसमें आंसर क्या है। तो एलिटेम फटाफट से क्लिक करो, आगे बढ़ो यार। देखो यार, ये 2-3 चैप्टर ऐसे हैं मेरे पास में, जैसे अपने पास में बायोमोलिक्यूल हो गया, या आपके पास में कह सकते हो आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, या आप बोल सकते हो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया। तो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, या आप कह सकते हैं किसी पॉलीमर का मोनोमर क्या है, तो जहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अगर चीज़ें फैक्चुअल बेस्ड हैं तो कोशिश करें, लर्न अप करें, निकले, और यही सबसे अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये आपको मैं हिंट दे सकता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट की एज पर देयर रेटिंग, जिस तरह स्वीटनर कौन है, स्वीटनेस की आप रीडिंग बना सकते हो और उसको अपने फ्रिज पे लगा दो, अपनी वॉल पे लगा दो, ताकि आप लोग चेक करते रहें कि कितने सुक्रोज से ज़्यादा बेसिकली स्वीट है, कितने नहीं है। जैसे नेचुरली फ्रक्टोज जो होता है, इट इज़ द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, लेकिन आप लोग आर्टिफिशियल भी चेक करें और इनके जो एस्पार्टेम जैसा दिया हुआ था या एलिटेम दिया हुआ है, इनको भी गो थ्रू करें। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। यार बड़े इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस साल। मुझे नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि मैं 10 साल पहले क्यों नहीं चला जाता। 10 साल पहले जब मैंने IIT क्रैक किया था गाइस, उस समय तो बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे। इनफैक्ट हमारे जेईई मेन एडवांस नहीं होता था, हमारे पास सीधा पहुंच जाता था IIT 1 IIT 2 करके 2 एग्जाम एक ही दिन में होते थे। बड़ा डर लगता था यार। इस बार पेपर तो बड़े इजी लग रहे हैं यार। तो गाइस हमेशा कोशिश करो, जिन लोगों की केमिस्ट्री अभी तक इतनी अच्छी नहीं है, मैं उनको एक सजेशन दे रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ के जाओ यार, क्योंकि इस बार केमिस्ट्री बड़ा इजी लग रहा है। और मैंने ये पाया कि सारे ही सेट में अभी तक मुझे मोस्ट इजी सब्जेक्ट लगा है केमिस्ट्री। तो यही एनालिसिस है कि आप एनसीईआरटी का तो एक एक टॉपिक, एक एक लाइन पढ़ के चले जाओ।
ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि सारे क्वेश्चन आपको वही मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि कौन से जो होंगे वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक, मतलब जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो आप क्या करो, एटॉमिक नंबर काउंट कर लो किसी भी एटम का जो दिया हुआ है, और सारे एटॉमिक नंबर्स जो होंगे जितने भी एलिमेंट दिए उनको सम अप कर लो, तो वो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। देखो HF क्या है भाई, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 9, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे H2O की बात करो, 2 हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन, अच्छा भाई इसी में निकल रहा है, ऑक्सीजन का 8 होता है, इसके 2 हो गए, तो टोटल कितने हो गए 10 हो गया। बाकी आप चाहें तो और भी चेक कर लीजिए, जैसे CH4 और SF4 है भाई, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और यहाँ पे 4, यानी 1 into 4, तो 6 + 4 10 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन सल्फर इटसेल्फ के पास में होते हैं 16 होते हैं, तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, ये तो बहुत ही अलग ही बियॉन्ड जा रहा है, कंपैरिजन है। O2 O3 हो ही नहीं सकते, एक में 2 एक में 3 है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे इक्वल होंगे। H2 और F2 की तो बात ही मत करो, ये 18 की स्पीशी हो गई, ये 2 की स्पीशी हो गई। सिंपल है यार, सबमिट करो भाई, इतना टाइम वेस्ट थोड़ी करना है यार। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। यार ये बड़े इजी क्वेश्चन आए हैं, मजा आ रहा है, क्वेश्चन सोल्व करने में मुझे मजा आ रहा है। यहां पे देखो क्या दिया हुआ है कि आयोन हैविंग द हाईएस्ट मोबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। अरे भाई एक चीज बताओ, ये तो आपको पता ही होगा, आपने ये केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, और इनफैक्ट और भी बहुत सारे जो इंडिविजुअल चैप्टर जैसे S ब्लॉक P ब्लॉक में भी पढ़ा होगा, मोबिलिटी की बात करते हैं। ये सारे आपके सामने जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल के आयोन्स दिए हुए डायटोमिक होते हैं, सबके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब कहने की बात यह कि कौन ज्यादा मूव कर पाएगा। अरे भाई जो सबसे छोटा होगा ना, जिसकी साइज सबसे छोटी होगी, वो इजीली हिंडर हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल से, इतना भर जाएगा कि मोबिलिटी बन जाएगी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, या कह सकते हो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो आप ये देख लो कि वही अपना क्या है ये अपना, अच्छा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अच्छा इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्वेश्चन तो ऐसे आसान ही है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, बट निपटा देते हैं इसको कि भैया जब बेटा ने मांगी कार स्कूटर और बाप जब राजी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, और इन पे 2 + 2 + 2 + लगा दो। तो कह रहे हैं कि भैया जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना यार, जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आपको पता है कि साइज क्या हो रही है, साइज हो रही है इंक्रीज, साइज इंक्रीज हो रही है, और इसी वजह से एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भैया ये बनाएगा इतना बड़ा, ये बनाएगा थोड़ा छोटा, ये बनाएगा और छोटा, ये बनाएगा और छोटा, ये बनाएगा इतना सा। अब भाई जो सबसे छोटा होगा हाइड्रेटेड, वो बहुत ही इजीली क्या करेगा, मोबिलाइज करेगा, मूवमेंट करेगा, और इसी वजह से इसकी मोबिलिटी होगी हाईएस्ट। विदाउट वेस्टिंग टाइम भाई साहब सीधा पिक कर लो ऑप्शन नंबर, अरे भाई इसने क्या मैक्सिमम पूछा कि मिनिमम पूछा, हाईएस्ट पूछा ना, बेरियम आ जाएगा और क्या आएगा। सबमिट किया और बोल रहा है वाव, अब वाव तो होना ही था यार, इतना इजी कॉन्सेप्ट सीख लिया अपन ने। अब आ जाते हैं आगे, ये भाई साहब क्वेश्चन बोल रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स X एंड Y। तो गोल्ड और जो है भाई साहब, अच्छा जी, तो कह रहा है कि होगा क्या। अरे यार इसने तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया भाई क्वेश्चन में। भाई इसने लिखा है कि गोल्ड और की रिएक्शन हो गई साइनाइड से वाटर और ऑक्सीजन से, ये बन गए, तो यहाँ पे X बना और X ने रिएक्शन करी Z से, फिर ये बन गया। अरे बड़ी इजी रिएक्शन है भाई, भूल गए क्या साइनाइड प्रोसेस, लीचिंग ऑफ गोल्ड, कहाँ रह गए भाई, बड़ा इजी चीज है, फटाफट से आ जाओ इसमें। और अच्छा दिमाग वहां पे भी दौड़ाओ, मैंने बताया था आपको कि गोल्ड हमेशा बनाएगा कॉम्प्लेक्सेस हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2 वाले, ऑप्शन भी चेक करोगे तो डायरेक्टली भी आंसर पिक कर सकते हो। और जिंक बनाता है जनरली 6 वाले, एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं। अच्छा जिंक बनाता है 4 वाले, और सोल्यूशन में एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से क्या हो रहा है, ताकि डायरेक्ट आइडिया लग जाए। तो यहाँ क्वेश्चन में ये है कि भाई जैसे ही सोडियम साइनाइड ऐड करेंगे तो गोल्ड रिएक्ट करके इस पर्टिकुलर रिएक्शन की तरह 2 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला एक कंपाउंड देगा। ये कंपाउंड फर्दर रिएक्शन करेगा जिंक से, जहां पे होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और होगा जिंक सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, गोल्ड सब्स्टिट्यूट हो रहा है जिंक से, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका जिंक साइनाइड, इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। तो ईजी है यार गाइस, मतलब डायरेक्टली भी दिमाग लगा सकते थे कि भाई गोल्ड शो करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2, जिंक करेगा 4, और अब मत करो संजय सर अत्याचार, जल्दी से इसको पिक कर लो आंसर को और आगे बढ़ो यार। करेक्ट है, और कोई ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, फिर ठीक है यार आगे बढ़ जाते हैं। तो इजी क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं खुद भी मतलब वंडर कर रहा हूं कि यार क्यों ना 10 साल कुछ ऐसा होता टाइम मशीन के थ्रू, अगर मैं पीछे चला जाता तो क्या मजा आता है यार। मतलब मैं भी एक रैंक फोड़ लेता, मतलब पास से लेके मैं फ्यूचर में आके एग्जाम दे देता 2022 का, और बढ़िया स्कोर कर लेता मार्क्स में। खैर मजाक हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्टेबलाइजेस बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि भाई साहब आपके सामने जितने भी ऑप्शन दिए, इनमें से अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी तो यार ये तो बॉन्ड ऑर्डर से डिसाइड होता है। वैसे मैंने अपनी लास्ट क्लास में अगर आप प्रेजेंट थे
तो मैंने एक बहुत बढ़िया टिप दी थी गाइस, वो टिप अगर आपने यूज कर ली ना हमेशा सक्सेस पाओगे। उसमें सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट ये सिखाया था आपको। वैसे तो खैर आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, वो सबके लिए अप्लाई होती है। जैसे मैं एक सिंपल सी ट्रिप वापस से सिखा देता हूँ गाइस, ये टेक्निक याद कर लो तो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में तो बल्ले बल्ले हो जानी है। देखो इधर सबसे पहले याद रखो N2 हमारा है भाई साहब गॉड, हमारा भगवान N2 इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर पोजेस करता है 3। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें भाई साहब 14, 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन के बाद में चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, हर एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल पे या एडिशन पे 0.5 का बॉन्ड ऑर्डर कम होता रहेगा। अब ये चीज अप्लाई कर दो, 14 के बाद में अगर मान लीजिए आप 15 कर लो, 16 कर लो, 17 कर लो, 18 कर लो, तो हर चीज के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जा रहा है, कम होता जाएगा। कितना होगा, इसका होता है 3, तो ये आएगा 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 लाइक दैट। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। और अगर ऊपर जाओगे जैसे 13 के लिए आ गए, 12 के लिए आ गए, 11, 10, तो भाई साहब वो फिर 2.5 टू 1.5, तो बड़ा इजी है। अब जरा अपना दिमाग दौड़ा लो इसमें कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। और बॉन्ड ऑर्डर जो अपनी स्टेबिलिटी है भाई साहब, ये स्टेबिलिटी बोलती है कि भाई जितने बॉन्ड उतना स्टेबल, तो यानी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा क्या होने वाली है, स्टेबिलिटी। अब चेक कर लो नाइट्रोजन का कितना है 3, नाइट्रोजन में से अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बनेगा, अच्छा उसने रिमूवल बोला ना, निकालोगे तो क्या बनेगा 2.5 रह जाएगा, खराब हो गया काम। यही चीज अप्लाई करो किसके लिए, कार्बन के लिए करके देख लो। कार्बन में भी करोगे तो भी क्या होगा, रिमूवल के बाद में ऊपर ही जा रहा है, मतलब कार्बन में 12 है, 12 में 2 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, और नीचे जाओगे तो फिर कम होता जाएगा। इसलिए सबसे सिंपली एक बार ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करके देखो। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने भाई, 8 + 8 16, 16 इलेक्ट्रॉन में से अगर आपने माइनस कर दिया तो सीधा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि 14 की तरफ पहुंच रहे हैं हम लोग, 14 की तरफ पहुंच रहे हैं। देखो ये यहां पे है, कितना है भाई साहब, अरे 3, अच्छा ये 15 था ना, ऐसे ये है 16 के लिए 2, तो जैसे अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया इसमें से तो क्या बन जाएगा 2.5, मिल गया ना आंसर। गाइस ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स और ऐसे सोल्यूशन जानने के लिए ना चैनल पे सब्सक्राइब कर लो आज ही, M/by बचीव जेई, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक दिया हुआ है आपके कमेंट सेक्शन में। आपको पर्सनल कोई डाउट हो तो आप फ्रीली पूछो, आई विल बी देयर टू रिस्पॉन्स यू। इनफैक्ट मेरे अलावा और भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के, जो आपको डील करते रहेंगे प्रॉपर सोल्यूशंस एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी फटाफट से सबमिट करते हैं। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आधे घंटे में पेपर फिनिश हो जाना चाहिए था आज का, जितने फास्टली हम लोग जा रहे हैं। मतलब मैं छेड़ नहीं रहा हूं आपको बच्चों, लेकिन फिर भी ट्राई करो कि मैक्सिमम क्वेश्चन को धड़ाधड़ उड़ा दो। केमिस्ट्री अगर इजी है तो इसको फायदा उठाओ यार, इस पर्टिकुलर बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में। यहां पे तो बस उड़ाते हुए चलो। अब हम लोग आ गए और इज करेक्ट अबाउट द टिंडाल इफेक्ट। भाई टिंडाल इफेक्ट में क्या करेक्ट है यार, टिंडाल इफेक्ट की 2 प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखना, वो ये होती हैं कि लर्न कर लो डायरेक्टली। भाई टिंडाल इफेक्ट की 2 प्रॉपर्टीज होती है कि जो डायमीटर होता है आपका डिस्पर्स पार्टिकल्स का, भाई 2 चीजें होती है, डिस्पर्स मीडियम होता है जो कि एयर होता है, और डिस्पर्स पार्टिकल जो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टिकल का जो साइज है ना वो इतना स्मॉलर नहीं होना चाहिए कि वेवलेंथ ऑफ लाइट उसको क्रॉस करके निकल जाए विदाउट उससे टच किए हुए। तो हमेशा लाइट ऑफ वेवलेंथ जो होगी, वेवलेंथ हमेशा क्या होनी चाहिए, इट शुड बी लाइक स्मॉलर देन द साइज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के साइज के डिस्पर्स फेस के जो साइज है उसके इक्वल या उससे बड़ी होनी चाहिए, अच्छा छोटी होनी चाहिए वेवलेंथ, ठीक है। दूसरा आता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स फेस एंड मीडियम जो होने चाहिए, वो एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड में डिफर करने चाहिए। उससे क्या होगा ना कि जब लाइट आएगी डिस्पर्स फेस से टकरा के मीडियम में जाएगी, तो क्या होगा कि जैसे डिफरेंस ज्यादा होगा तो लाइट का रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, और उस वजह से लाइट ऑब्जर्वेबल हो जाएगी, और उसी से तो टिंडाल इफेक्ट दिखता है। दरवाजा खोल के देखते हैं, डस्ट पार्टिकल से दिखते हैं, उधर सन दिख रहा है, सनलाइट हमें ऐसे दिखती है पार्टिकल्स मूवमेंट करते हुए। अगर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अगर मान लीजिए इक्वल हो जाएंगे या सिमिलर हो जाएंगे, उस केस में लाइट का जो बेंडिंग होगी या लाइट का जो रिफ्रैक्शन होगा, या कह सकते हैं कि जो अपीयरेंस होगा वो हमें विजिबल ही नहीं होगा। इसलिए ये 2 कंडीशंस होती हैं। अब जरा चल के अपना क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि क्या बोला गया था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द टिंडाल इफेक्ट, कौन सी चीज इनकरेक्ट है। तो भाई इनकरेक्ट क्या है कि ग्रेटर डिफरेंसेस होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, अभी पढ़ा। वेवलेंथ और डिस्पर्स पार्टिकल इज लेस देन दैट, बहुत ही गलत बात है। अगर लेस देन होगी तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल जो होगा उससे स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगी लाइट, गलत है ये बात। वेवलेंथ और डिस्पर्स पार्टिकल इज ऑलमोस्ट सेम, तो भी चल जाएगा। द फिनोमिना इज शोन बाय द कोलाइडल, बिल्कुल सही बात है। तो भाई गलत तो मुझे यही लगी है। और ये बोला है कूल, भाई कूल तो होना ही था, इतने अच्छे से सीख ली हमने चीजें। अब बढ़ते आगे इस न्यूमेरिकल को, और
भाई इसने बोला कि 681 मिलीग्राम दिया हुआ है इस पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड में, जिसमें C7H5N3O6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो गाइस इसमें बोला गया कि नाइट्रोजन के नंबर कितने यार, इतने इजी क्वेश्चन कहां रहे हैं भाई, ये जेई का एग्जाम चल रहा है, मजाक हो रहा है। एनीवेज क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग होंगे तो चीजें आसान लगेंगी। आ जाते हैं इसके ऊपर। देखो इसको क्या करना है आपने, इसका गिवन मास है इतना, इसका मोलर मास निकाल लो, डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। उसके नंबर ऑफ मोल्स जितने भी होंगे आप मॉलिक्यूल निकाल देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6.02 to 10 to the power 23 मॉलिक्यूल आ गए आपके पास में। एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन है भाई, 3, तो टोटल में कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यार इतना आसान क्वेश्चन आया, फटाफट से चेक कर लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है ताकि हमें आंसर मिल जाए। देखो गिवन मास ये था, मोलर मास निकाल दिया 227 से डिवाइड किया, मिलीग्राम था इसलिए 10 to the power -3 आ गया यहां पे। अब आते हैं इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power -3 मोल्स बन गए। मैंने बोला था कि मोल को मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो आ जाएंगे नाइट्रोजन के मोल, या पहले निकाल लीजिए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के लिए 3 into 6 into 10 to the power 3 करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड। ओके ये अच्छा, अपन ने एक पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए नाइट्रोजन के, जो कितने आएंगे 3 टाइम्स हो जाएंगे, तो 9 into 10 to the power -3 आ गया। और नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमारे एवोगैड्रो नंबर 6 into 10 to the power 23 से, जो फाइनल रीडिंग्स आपको ऐसे मिलती है 5.4 10 to the power 23। आपसे ये पूछा कि x की वैल्यू क्या होगी, जो x into 10 to the power 21 लिखा हुआ था वहां पे, उसमें x क्या है 5.4। तो आई डोंट थिंक कि भाई मेरे सोल्व करने की इसको जरूरत है, बहुत ही ईजी था, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से यार हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन लड़ ही जाते हैं यार, करके जाओ यार, बहुत ईजी है। मॉल कॉन्सेप्ट जिसका अच्छा, एक और बढ़िया बात बता रहा हूँ, आने वाले सीरीज में बेटा मैं रखने वाला हूं, आपने अगर मेरा यूट्यूब के चैनल ज्वाइन कर लिया है तो आने वाले चैनल्स में मैं बताने वाला हूं मॉल कॉन्सेप्ट को बड़े डिटेल में। भाई एक एक अगर सीक्वेंस में अटेंड कर लिया ना क्लास, मजे हो जाने। मैं कह रहा हूं आपको, आने वाली इंटायर केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मॉल कॉन्सेप्ट, जिसको मॉल की समझ है, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, सारी चीजों की समझ है ना, फोड़ दोगे यार आप केमिस्ट्री। अब जो भी था, कितना था 5.4 था ना, या मुझे तो याद भी नहीं है, सबमिट करके देख लेते हैं क्या हो गया। हाँ वैसे सही है। अब भाई साहब इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल। अब भाई इतना सरल सवाल है यार भैया, फ्री रेडिकल वाले हमेशा याद रखो करते हैं एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करते हैं, एडिशन, यानी पॉलीमर भी कौन सा बनेगा, एडिशन। दो चीजों को जोड़ दो, बड़ा बन गया, इथीन इथीन जुड़े पॉलीथीन बन गया, मिथीन मिथीन नहीं जुड़ पाएंगे, ब्यूटेन ब्यूटेन जुड़े पॉलीब्यूटेन बन गया। इसी तरह से प्रोपीन प्रोपीन जुड़ा प्रोपाइलिन बन गया, मल्टीपल। सो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं वो बेसिकली फॉलो करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आप इसमें ऑप्शन चेक कर लो डायरेक्टली। टेरिलिन नहीं आएगा बेटा, क्या होता है टेरिलिन के अंदर, ये होते थे कंडेंसेशन पॉलीमर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आते थे। मेलामाइन भी क्या है बेसिकली अपना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो नहीं करता, इंस्टेड यहां पे भी आपको कंडेंसेशन पॉलीमर मिलता है। मेलामाइन में मेलामाइन मॉलिक्यूल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेजिन ये आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं पॉलीमर। फिर आते हैं नायलॉन 66 भी आपका जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट आउट होता है। आपने अगर ये रिएक्शन याद हो गया आपको, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन ट्राइमीन करके जो है। फिर आते हैं टेफ्लॉन। अच्छा टेफ्लॉन तो है भैया, कहां चुपके बैठा था टेफ्लॉन। सो टेफ्लॉन के अंदर क्या होता है, टेफ्लॉन में वही अपना CF2 कहानी है, CF2 और N मॉलिक्यूल्स अगर जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा CFF, इस तरह से CFF, और ये इस तरह से जो है N जुड़ जाएंगे। तो ये सारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। एल्कीन दी हुई है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर रिएजेंट जो होता है, रेडिकल फॉर्मेशन होता है, रेडिकल्स आपस में टैग करते हैं और एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं पॉलीमर। सो वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, टेफ्लॉन सेलेक्ट कर दिया, सबमिट कर दिया। भाई साहब ये तो बिल्कुल सही हो गया यार। या अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरमीडिएट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अरे भाई इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैसे भूल के जा रहे हो। एक रिक्वेस्ट सुन लो मेरी, जितने भी आपके अंदर ऑर्गेनिक के अंदर नेमिंग रिएक्शंस हैं सबको लिख के एक बार अपने फ्रिज पे या वॉल पे कहीं भी लगा लो, डेली देखो उनको। अभी जैसे आई थी राइमर टाइमर रिएक्शन, ऐसे मैंने कोल्ब्स रिएक्शन का एक नाम लिया था, ऐसे ये आ रही है हमारे पास में ये अपना रिएक्शन का नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। फटाफट से सॉल्यूशन चेक करो यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या था कि इस रिएक्शन के अंदर ये देखिए इस तरह से, ये अमाइड जो होगा उसमें एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट आपको अमीन मिलता है, ओके। और इससे पहले ये हमारे पास में जो है रीअरेंजमेंट जाने से पहले ये प्रोडक्ट मिलता है। तो हमेशा याद रखना इसके अंदर कि हमसे इंटरमीडिएट उसने पूछा है इस ना, तो उसने बोला कि अल्काइल या अराइल आइसोसाइनेट बनेगा। तो ये अल्काइल अराइल आइसोसाइनेट जो होता है वो बनता है। मैकेनिज्म बड़ा आसान है, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि करना क्या है भाई। तक ये जो होगा, जो NaOH है, NaOH बेसिकली बेस है और इस एसिडिक
हाइड्रोजन को लेगा और ये जो होगा एसिडिक हाइड्रोजन ब्रोमीन लेके यहाँ पे बना लेगा इस तरह से कंपाउंड। ऐसे ही दूसरा भी रिमूव हो जाएगा और जब दूसरा रिमूव होने लगेगा तो ये सिचुएशन जब आपकी आएगी ये, तो यहाँ से क्या होगा कि एक रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पे, जिसके अंदर ये इधर जाएगा नाइट्रोजन। अच्छा मैं पेन से क्यों नहीं समझा रहा हूँ, इतने अच्छे ऑप्शन, अरे भाई व्हाइट ले लिया मैंने, ब्लू ले लेता हूँ। तो इस तरह से ये यहाँ अटैक करेगा, आपका ये इधर बाहर हो जाएगा और ये वापस से चला जाएगा, नाइट्रोजन इसको अटैक कर देगा इस तरह से। तो ओवरऑल आपके पास में क्या बन जाएगा, ये आइसोसाइनेट बन जाएगा, ये NCO, करेक्ट। चलो भाई अब हम तो कहीं और दुनिया में आ गए, जल्दी से आते हैं इसके आंसर पे। तो इंटरमीडिएट पूछा हुआ तो क्या बनेगा भैया, NCO, फटाफट से सेलेक्ट करो, आगे बढ़ो। अरे ये क्या करवा दिया आपने गाइस, एक सेकेंड, इसका सोल्यूशन मैं चेक कर लेता हूँ। करेक्ट आंसर इसमें दिया साइनाइड। अच्छा ये तो गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं भैया, क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आपको पता होना चाहिए कि आइसोसाइनेट इज द सोल्यूशन। लर्न करो इस चीज को, मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया आइसोसाइनेट, कोई बात नहीं, वो अपने एंड से गड़बड़ हुई हुई। आगे बढ़ जाते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब आते हैं कि भाई ये कोई आपके सामने कंपाउंड है फिनोल, और फिनोल की रिएक्शन करा दी आपने नाइट्रिक एसिड के साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड A और B बन रहे हैं, तो क्या बनेंगे। बड़ा आसान है यार, आपको पता ही है ये क्या कौन सी रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जहां पे आपके प्रोडक्ट क्या बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनेंगे भाई साहब, इस तरह से बनेंगे, आपको नाइट्रेशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल बोलते हैं इसको, और ऐसा करके दो बन जाएंगे, ऑर्थो और पैरा। अब क्वेश्चन ये कि भाई इन दोनों की बात करें तो दरअसल क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ना भैया इसका ज्यादा आएगा। अच्छा कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी जो होगा इसका ज्यादा रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा रहेगा, और यहाँ पे जो है इसमें इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग भी होगी। और आपने यहाँ पे ये समझना है कि इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें कोई मेजर डिफरेंस होता नहीं है, और मेजर डिफरेंस ना होने की वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे ये रहेगी कि इनके बीच में एक ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने की वजह से हमें ऐसा फॉर्मूला चूज करना है जो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बेसिकली आपस में मर्ज ना करें। जैसे इसमें दिया हुआ है कि कंपाउंड ए है, अच्छा ए स्टीम वोलेटाइल, अच्छा ये जो है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, मैंने बताया कि वो बहुत ही इजीली वोलेटाइल है, मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा कम है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग जो हमने डिस्कस किया, और हेंस इसी वजह से इससे प्रयोग कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन कर सकते हैं, डिस्टिलेशन के लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन डिस्टिलेशन में प्रॉब्लम क्या है कि एक डिफरेंस होना चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस का, और अगर ये वेरी कर रहा है 40 से कम में तो भैया आप फिर डिस्टिलेशन मत लगाओ, तो फिर आपको स्पेसिफिक करना पड़ता है, जैसे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और डिस्टिलेशन की कुछ अदर चीज़ें। बाकी बात रही क्रोमेटोग्राफी, तो वो बिल्कुल नहीं हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि वो कलर बेस्ड चीज़ें हैं, या कह सकते हैं कि डिफरेंट कलर ओरिएंटेड चीज़ें होंगी, उसी में यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स डायरेक्टली गो फॉर दी स्टीम डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि 40 डिग्री के आसपास का डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम लोग लेते हैं स्टीम डिस्टिलेशन में। मतलब ठीक है, फैक्चुअल था, लर्न कर लो इस चीज़ को, और थोड़ा पढ़ के चले जाओ यार। स्टीम डिस्टिलेशन पढ़ लो, डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर पढ़ लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ लो, और नॉर्मल डिस्टिलेशन पढ़ लो, ऐसा करके। अब आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अल्कीन ऑन हाइड्रेशन। अच्छा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कौन सा देगा हाइड्रेशन कराओगे, तो भाई बहुत साधारण सी चीज़ है, मतलब आप ज़्यादा लोड तो लेना है ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपसे बनवाया जा रहा है 1 2 3, अच्छा इस तरह से अगर मान लीजिए आपसे बनवाया जा रहा है अल्कोहल इस तरह से, तो आप ना ऑपोजिटली सोच लो, दिमाग लगा लो ऑपोजिटली, कि भाई अगर मैं ये OH रिमूव कर दूं, कोई ऐसे कर सकते हैं ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी तो होता है, तो वहां से अल्कीन बन जाती है, तो उल्टा सोच लो, तो अगर डिहाइड्रेशन करेंगे तो कौन सी बनेगी, तो आप इसको हटाओ यहां से, अगर मान लीजिए आप स्टार्ट करते हो, तो लेट्स से इस पे अगर हाइड्रोजन होगा तो ये हटेगा इस तरह से, तो ये हटा दो इस तरह से, और ये यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बन जाएगा। तो फाइनली आपको ये मिलना चाहिए इस तरह से। अच्छा ये तो समवॉट लाइक दिस बनेगा ना, या एक काम करते हैं, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार, क्या करते हैं सभी से प्रोडक्ट बना के देख लो। आई पर्सनली थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा हो गया, बाकी मैं इसको एक बार और एलिब्रेट कर देता हूँ। दरअसल क्या होगा कि मैं एलिमिनेशन इसलिए नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग एलिमिनेशन पढ़ते तो E2 था, तो E2 के अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता था, और अगर इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे ना, बेटर है कि हम लोग एक एक कंपाउंड पे एक्ट करके देख लेते हैं कि क्या बन रहा है। हालांकि क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इथाइलिन से बना देता हूँ। जैसे इथाइलिन क्या है भैया,
CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथाइलिन है आपका। तो इथाइलिन पे अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, अगर मान लीजिए कराते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन ऑन हाइड्रेशन विल गिव ना, तो आप ना अटैक हमेशा वो वाला कराना, HOH पे कौन सा कराएंगे, मार्कोव-निकोज अटैक कराओ, है ना, रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअर कर दो। तो यहाँ पे आपको कुछ बनेगा CH3 CH2OH जो कि है इथेनॉल। तो भैया ये तो गलत है। फिर आते हैं आइसोब्यूटाइलिन पे, करें आइसोब्यूटाइलिन क्या है, आइसोब्यूटाइलिन आपका होगा इस तरह से, मेथड प्रोब्यूट, ये आइसोब्यूटाइलिन है, और बना दो डबल बॉन्ड यहाँ पे। इस पे कराओगे तो क्या बनेगा आपके पास में, और मुझे कौन सी चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन ऑन हाइड्रेशन वुड गिव टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ना, अल्कोहल चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये बिल्कुल सही बन गया काम, यहाँ पे परफेक्ट काम हो गया। यहाँ पे मैंने क्या बताया अभी, यहाँ पे जिस पे हाइड्रोजन उस पे ज्यादा हाइड्रोजन आएंगे, भाई ये पे CH2 है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस पे आएगा, तो ये बनाएगा इस तरह से, यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे बनेगा CH3। देखो भैया बनेगा टर्शियरी ब्यूटेनॉल बन गया। तो जनरली क्या था कि जो ये रिएक्शन होगी ना हाइड्रेशन, तो इसे हम लोग एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन भी बोलते हैं अल्कीन का, जिसके अंदर कार्बोकैटायन आपका ना इंटरमीडिएट बनता है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर कार्बोकैटायन बना है तो वो स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंज हो सकता है। अच्छा, वो चीज हम लोग वहां क्यों नहीं अप्लाई कर सकते थे डायरेक्टली रिवर्स सोचते समय, क्योंकि वहां पे हम लोग जो करते हैं E2 एलिमिनेशन होता है, और डायरेक्टली जो अल्कीन बनेगी वो किसी भी मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगी, रीअरेंजमेंट को फॉलो नहीं करेगी, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था गाइस, लेकिन बहुत ईजी है। मैंने फिर से आपको, मैंने अपना एक सेशन मैंने लिया था, उसमें मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर और कौन सी रिएक्शंस आती है। तो हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर था उसमें मैंने बहुत प्रायोरिटी दी थी इस चैप्टर को, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन पढ़ जाओ, और भाई साहब उसके अंदर जो था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो रट के चले जाओ, उसमें आपको सारा मिलेगा, ये हाइड्रोहेलिक एसिड का एडिशन, वाटर का एडिशन, ये सब चीजें पढ़ने को मिलेंगी। चलो भाई साहब जल्दी से सबमिट करो आंसर यार, कर क्या रहे, टाइम वेस्ट हो रहा है भाई साहब, यहाँ पेपर के बीच में टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, जल्दी से सेलेक्ट करो। आइसोब्यूटाइलिन था, सबमिट करा, खूल। अब आते हैं इसमें कि ये बोल रहा है हमें कि अगर आपके सामने एक कोई हेलो एल्केन दिया हुआ है जो कि है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जिसकी रिएक्शन करवा रहे हो टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, मतलब पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, या कह सकते हो जो आपका ये कंपाउंड है, ये इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, सो पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बोला जा रहा है आपसे कि भाई बताओ कि ये रिएक्शन क्या फॉलो करेगी। तो गाइस वैसे तो इसको बहुत डिटेल में समझने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में अपन को जो एसिड दिया हुआ है, या कह सकते हैं सॉरी जो बेस दिया हुआ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसके सामने कोई भी हेलो एल्केन होगा, रिएक्शन हमेशा E2 पाथ ही फॉलो करेगी। मैं अपने एक लेक्चर में आपको E1 वर्सेस E2 करके एक लेक्चर में आने वाली सीरीज में मैं आपको कभी समझाऊंगा, जिसमें मैंने ये बताया गया कि कौन से कार्बोकैटायन, मैंने बताया कि कौन से पर्टिकुलर मैकेनिज्म कब फॉलो होते हैं, ये सेलेक्ट करते हुए कि आपका सबस्ट्रेट क्या है और अटैकिंग रिएजेंट क्या है। अगर आपका अटैकिंग बेस जो है या स्ट्रॉन्ग बेस है, कह सकते हैं जो आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग अगर आपके पास में, तो हमेशा पाथ फॉलो होता है एलिमिनेशन का, और वो भी स्पेशली E2। अगर वो वीक बेस है तो पाथ लेके जाता है आपको टुवर्ड्स E1 रिएक्शन, जहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे, लेकिन अभी इतना डिटेल में मत ले जाओ मुझे। इसका आंसर आएगा यहाँ पे E2 रिएक्शन, और यहीं से मैं आपको फिनिश कर रहा हूँ आज का ये सेशन, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 15-20 क्वेश्चन आपको वो करवाए जो इन दिनों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं, जो एक्टिविटीज करके हम लोगों ने कलेक्ट किए। आने वाले सर आपको कराएंगे आगे के क्वेश्चंस अदर सब्जेक्ट्स के, सो स्टे ट्यून्ड और मजे करो, कीप इम्बाइबिंग गाइस। मिलते हैं आपसे जल्दी। Hello everyone, my name is Vishnukant Gupta. I am your maths mentor, and now we are going to start with the analysis of 25th June SIFT 1 paper, and now we will see some of the mathematics paper like mathematics question from the same SIFT. Let's see from starting question number 1. Question 1 says we have 1 upon 2 into 3 raised to power 10 plus some series is given to us, and we have this k divided by 2 raised to power 10, 3 raised to power 10. Question says the remainder, we have to find out the value of k when the remainder when k is divided by 6 is equal to, right? We have 4 options given. So before we move ahead, let me just show you the solution and we will discuss then. तो बेटा जैसे कि हम सभी जानते हैं कि there is a property called x raised to power n minus y raised to power n. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x माइनस वाई इज वन ऑफ द फैक्टर एंड वी ऑल्सो गेट x रेज टू पावर n माइनस वन, राइट। एंड देखो क्या हो रहा है अभी कि स्टार्टिंग विद x रेज टू पावर n माइनस वन प्लस x रेज टू पावर n माइनस टू एंड y, राइट। तो बेटा हम क्या करने वाले हैं, एवरी टाइम वी आर एक्सीडिंग द पावर ऑफ y, है ना, y पर अपन पावर रेज करते जा रहे हैं, पावर्स बढ़ाते जा रहे हैं,
और यहाँ पर हमारी x की पावर कम होती जा रही है, राइट? दैट इज द यूजुअल पैटर्न। तो एक बार अगर आप ये कर लेते हैं, सो हियर लेट्स सी द सॉल्यूशन पार्ट नाउ। क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारे पास बेटा? 1/2 इंटू 3^10 प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू 3^9। तो यस, ये आइडिया हमें यहां से मिलता है कि लेट्स से अगर मैं इसको पूरे को एलसीएम कर लूं, राइट? देखो यहां पे ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इट शुड बी 10। ये आपका कितना आएगा बेटा? ये आएगा आपका 10, है ना? इसको सही कर लो। तो व्हेन यू टेक द एलसीएम आपको मिलता है ये 2^10, 3^10 और इसके बाद ये हमारा न्यूमरेटर बचेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। व्हेन यू सिंप्लीफाइड दिस, तो यूजिंग द फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके वी आर गेटिंग 3^10 माइनस 2^10 डिवाइड बाई द सेम डिनोमिनेटर। तो बस आगे के की वैल्यू। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ के। सो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन सेज कि हमारे को पता करना है कि जब हम रिमाइंडर व्हेन के इज डिविजिबल बाई और डिवाइड बाई 6, तो बस के की वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड कर लो। अब देखो 3^10 है तो 6 से चेक कर रहे हैं आप, है ना? तो क्या करना है आपको? 6 के मल्टीपल में दिखाना है, मतलब 3 की पावर 10 को आई कैन राइट 6 की सम लैम्डा और Q1 प्लस 3। सिमिलरली बेटा 2^10 को भी यू कैन राइट 6 इंटू Q2 प्लस 4, ठीक है ना? ये जनरल पैटर्न है जब आप पावर्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको, व्हेन यू फाइंड आउट 3^1, 3^2, 3^3, तो वो सारी पावर्स आपको पता चलती है कि 6 का मल्टीपल प्लस 3 यू विल ऑलवेज बी गेटिंग, ठीक है ना? तो ऑन द सेम आइडिया अपन ने ये लिख लिया। एंड नाउ के विल बी इन द फॉर्म ऑफ 6Q1 प्लस 3 माइनस टाइम्स ऑफ 6Q2 प्लस ऑफ 4, बिकॉज माइनस साइन है, राइट? तो यहां पे अगर आप सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आपको मिलेगा 6 टाइम्स ऑफ Q1 माइनस Q2 माइनस ऑफ 1। वापस से वही सवाल, भाई माइनस आ गया तो माइनस को अपन डायरेक्टली रिमाइंडर नहीं बोल सकते हैं, राइट? अब माइनस आ गया, उसका सोल्यूशन क्या है? उसका तरीका बेटा ये होता है कि अगर हम 6 से कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे कि मेरे को चाहिए कि भाई -1 है, तो समहाउ आई विल क्रिएट दिस 6, तो मैं क्या करता हूं -5 और मैं +5 कर देता हूं, ये ठीक है? तो जैसे ये पूरा क्वांटिटी मेरा क्या बन जाएगा? मल्टीपल ऑफ 6, है ना? -6, तो ये पूरा क्लब करके 6 का मल्टीपल बन गया, और +5, तो जब आप 6 से डिवाइड करोगे यू विल बी गेटिंग रिमाइंडर एज 5, राइट है? तो एक बार देख लेते हैं इसको। सो हियर वी आर गेटिंग द फाइनल आंसर एज ऑप्शन डी 5, राइट है? यस, सो 5 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीग्रेशन। दिस इज अ वेरी रेगुलर प्रॉब्लम, एवरी ईयर आप बेटा एक्सपेक्ट करो इस सवालों को, ठीक है? देखो सवाल क्या कहता है कि 0 से पाई वी हैव लिमिट एंड हमारे पास है sin x इंटू e रेज टू पावर cos x एंड सम फिगर इज गिवन अगेन ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल। तो बेटा इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डी अपन डायरेक्टली इसको सॉल्व करना चाहेंगे। देखें हमारे पास प्रॉपर्टी है भाई कि i कैन बी रिटन एज दिस इज द गिवन एक्सप्रेशन, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, इसको अपन बोल सकते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? इसके बाद हमारे पास है यूजिंग द प्रॉपर्टी, जब आप इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज करते हो आपको मिलेगा a प्लस बी माइनस एक्स ए से b, इसको आई कैन राइट a टू बी एफ एक्स। क्या बोलते हैं इसको? किंग्स प्रॉपर्टी, याद रखिएगा किंग्स प्रॉपर्टी। वी गेट i इक्वल्स टू, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद अपन ने इसको लिख दिया इक्वेशन 2, एकदम टिट्टो सेम मेथड है। क्या करना है अपने को बेटा? इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा ट्वाइस ऑफ i, जो कि बराबर होगा आर जिसमें क्या है अपने पास, इन दोनों को ऐड कर लो। कॉमन पार्ट क्या क्या है भाई? साइन एक्स आपका कॉमन है, हाँ जी कॉमन है, बाहर ले लो। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाहर ले लो, ये को इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन लिख लिया बाहर, ठीक है? बाकी क्या बचता है? बाकी हमारे पास है ई रेज टू पावर कॉस एक्स यहां से, और माइनस का कॉस एक्स आएगा तुम्हारा सेकंड इक्वेशन से, राइट? तो ये करके पूरा आप देख पाएंगे ये बेटा कैंसिल हो गया, बस यही तो चाहिए था। वेरी इजी नाउ, आप देख सकते हैं कि 2i बराबर 0 टू पाई, और इसको इंटीग्रेट कर लो पूरे को, क्या मिल रहा है अपने को बेटा? ट्वाइस ऑफ i एंड दिस इज 0 टू पाई बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज अ रेगुलर प्रॉब्लम। आप देख ही सकते हो बेटा, कॉस एक्स को टी लेंगे अपन तो माइनस का साइन एक्स बनेगा, माइनस का साइन बना दिया, माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व कर लो एंड अकॉर्डिंगली लिमिट को भी चेंज कर देना। ऐसा नहीं करना कि लिमिट अभी भी 0 पाई बाई 2 है, वो काम नहीं चलेगा, ठीक है भाई? तो यहां से अपने को मिला i बराबर 0, ये -1, ये अपना माइनस टाइम्स ऑफ, सॉल्व कर लीजिए आप इसको, आपको मिलेगा बेटा माइनस का 0 माइनस पाई बाई 4 विच वी आर गेटिंग प्लस का पाई बाई 4। आई होप सारे बच्चों की बात समझ में आ चुकी है।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवालों को जरूर प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी, याद रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी and if a plus b some condition is given then we have to find r upon r। r small r capital R क्या है वैसे कन्वेंशनली अपने को पता होना चाहिए, बट अगेन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जेई वालों ने क्लियरली स्पेसिफाई करा है कि भाई वेयर r इज दी सर्कम रेडियस एंड स्मॉल r जो है हमारा इन रेडियस है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, हाउस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से है ये। बच्चे बहुत डरते हैं बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी। देखिए कैसे करना है इसको, लेट्स सी। देखते हैं एक बार सॉल्यूशन, देखते हैं क्या कहता है। सो वी आर गिवन दैट a प्लस बी बाई 7 b प्लस c बाई 8। इसको अपन ने कुछ कभी भी ऐसे जब रेशोज आते हैं बेटा आपको हमेशा k लेना है, ठीक है। आपने हमेशा k लेना है, ये k मान लिया मैंने, और जैसे ही आप इसको k मानेंगे है ना, हमारा काम काफी आसान हो जाता है। a प्लस बी को आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ k, 7k आ गया, ये मेरा 8k आ गया, सिमिलरली ये हमारा 9k हो गया, है ना। अच्छा, अब हमारा पूरा फोकस जो है होना चाहिए, वो मेरा फोकस होना चाहिए बेटा ए बी सी फाइंडिंग आउट करने में, है ना। वो कैसे निकालेंगे, तो मेरे पास 3 इक्वेशन है, मैं फटाफट से एक एक करके ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेता हूं इन टर्म्स ऑफ के। सो वंस यू गेट दी ए बी सी वैल्यूज और उसको कैलकुलेट कर लिया अपन ने, सेमी पैरामीटर निकाल लिया हमारा, ठीक है ना भाई। एस निकाल लिया विच इज व्हाट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। यहां से अपने को पता चला कि एस की वैल्यू कितनी हो गई 6k। मूविंग अहेड, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज बी वेरी केयरफुल बेटा। जब आप ये कर रहे हैं तो इसमें गलती ना करें, ये बड़े सारे फॉर्मूले हैं और बहुत बारी मैंने देखा है कि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तुम कभी जो है साइन ए बाई 2 लिखते हो तो कभी कॉस ए बाई 2 लिखते हो, ये गड़बड़ नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप गड़बड़ करेंगे तो ऑप्शन भी ऐसा बनाया जाएगा कि आप टिक करके आएंगे, वो चीज ना करें। देखिए आर अपॉन आर क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। तो बच्चों ये डायरेक्टली अपन ने इन्वोक कर लिया फ्रॉम साइन ए बाई 2, दिस इज साइन बी बाई 2, दिस इज साइन सी बाई 2। आई होप यू ऑल रिमेंबर हाफ एंगल्स फॉर्मूले, ठीक है, कर लो। आर अपॉन आर 4 टाइम्स ऑफ, ये सबको सॉल्व कर लिया अपन ने स्क्वायर रूट के अंदर। देखे भाई लास्ट में क्या आ गया, सिंपली बड़ा प्यारा सा एक्सप्रेशन बन रहा है हमारे पास कि भाई आर अपॉन आर जो है वो 4 टाइम्स ऑफ दिस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सारी वैल्यूज तो पता है, एस पता है बेटा अपने को, ए बी सी पता है, निकल जाएगा। इट्स वेरी इजी नाउ, राइट। तो व्हाट वी आर गेटिंग, आर डिवाइड बाई आर इज 2/5, ठीक है ना। तो आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका मैं आंसर आपको दिखा दूं 2/5, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। गुड, चलिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 4, इफ fx is given x cube plus x minus 5 and f of gx is given x, राइट। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सोच रहे हो। अगर तुम कह रहे हो कि सर ये इनवर्स एक दूसरे के, बहुत ही बढ़िया बात है, आगे बढ़ा जाए। देन g डैश 63 इज इक्वल टू, बहुत ही अच्छा सवाल है, लेट्स सी, देखते हैं एक बार इसको ना। सबसे पहले तो जो बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि f ऑफ gx इक्वल्स टू x का मतलब इनवर्स है, वेरी गुड, वी आर गुड सो फार। अब देखते हैं इसको करे कैसे। देखो भाई कभी भी अगर f ऑफ gx या g ऑफ fx बराबर x होगा, ठीक है, मार्क कर लो इस बात को, हमारा इनवर्स कहा जाएगा कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। ये अपन ने पहले चीज कर ली, ये एक दूसरे के हो गए हमारे इनवर्स, ठीक है। नाउ व्हेन यू डिफरेंशिएट इट यू गेट g डैश fx f डैश x इक्वल्स टू 1। तो g डैश fx की वैल्यू अपन देख पा रहे हैं, इट वुड बी 1 अपॉन f डैश x। इसको नीचे ले आओ, वेरी सिंपल, तो 1 अपॉन f डैश x, राइट। इसको अपन इक्वेशन 1 बोल दिया बिकॉज अपन आगे यूज कर लेंगे इसको। नेक्स्ट इज की नाउ fx इज इक्वल्स टू 63, दिया गया क्वेश्चन में 63 है ना, अपनी तरफ से नहीं ले रहे अपन 63। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस x माइनस 5 इज 63। तो व्हेन यू सॉल्व दिस x इक्वल्स टू 4 विल बी सेटिस्फाइंग, राइट है। एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4, तो बस यहां पे वापस आ जाओ इस इक्वेशन 1 में, विच सेज कि g डैश 63, तो उस 63 की कॉरेस्पॉन्डिंग अपने को x मिल चुका है 4, तो बस यहां पे f डैश 4 हो जाएगा। वी नो व्हाट इज fx, तो f डैश x पता कर लिया, f डैश x पता कर लिया, 4 की x की 4 पुट कर दो एंड यू विल बी गेटिंग 1/49, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो 1/49 हमारा आ रहा है, विच इज ऑप्शन बी, वेरी सिंपल, वेरी गुड। चलिए मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5, a circle capital S is touching the lines, 2 lines are given and where k1 k2 are real numbers if a line passing through the center of the circle intersect L1, this is very important, है ना भाई।
और L2 जो है वो 3, -6 को बेटा टच करेगा, देन वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्किल। सवाल जितना देखने में टफ है, आप इसको डायग्राम बनाएं, ठीक है। अब देखते हैं डायग्राम। डायग्राम बनाने से कितना इजी हो रहा है ये आप समझ जाएंगे। लेट्स सी। तो डायग्राम बेटा कुछ ऐसे बनेगा कि देयर आर 2 लाइंस, पैरेलल लाइंस, जिनके बीच में हमारा सर्कल लाई कर रहा है, राइट है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल होगा ये इस तरीके से -1, 2, 3, -1, 6 से पास करने वाला ये एक डायामीटर बन जाएगा हमारा, राइट, पासिंग थ्रू AB। जैसे ही मैंने डायामीटर बोला, हमारा सारा का सारा फोकस किस पे हो गया? लेट्स फाइंड आउट द सेंटर एंड ऑफ कोर्स हाफ ऑफ द डायामीटर विल बी माय रेडियस। बस लग जाते हैं काम पे भाई। L1 इज गिवन, L2 इज गिवन। हियर L1 इज दिस, L1 L2 तो पैरेलल है, ये कहा ही गया है सवाल के अंदर। नाउ पॉइंट ए इज सेटिस्फाइंग K1। हमारा ये जो K1 है इसको अपन सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। तो यहां से पता चला कि K1 की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, यहां से जो है हमारा K1 आ जाएगा बेटा 10। ये नॉट K2 नहीं है, ये K1 करो इसको, ये गलत है ना, ये K1 रहेगा यहाँ पे, इसको आप सही कर लें, थोड़ा करेक्शन है। आई होप आप समझ रहे हैं, राइट। तो K1 आएगा यहाँ पर, तो K1 जो है हमारा 10 हो गया। सिमिलरली जब अपन करते हैं 3, -6 को सेटिस्फाई इन लाइन L2, ठीक है ना, तो बेटा हमारे को मिल रहा है K2 बराबर -30। हो गया काम, वेरी इजी, बिकॉज ये दो पैरेलल लाइन थी, इनके बीच का अपन डिस्टेंस यूज कर लेते हैं। तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन विल बी द डायमीटर, ठीक है। ये हमारा सीधे सीधे डायमीटर बन जाएगा। इसको देखें आप, इसको फोकस करें बेटा, ये हमारा डायमीटर बन जाएगा, राइट है, दिस कंप्लीट। तो बस यहां से क्या बन जाएगा, ये डायमीटर इज गिवन K1 - K2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर विच इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहां से बस ये सॉल्व करने के बाद वी आर गेटिंग दिस इज 8। तो रेडियस कितना हो गया, डायमीटर बाई 2, वो हो जाएगा तुम्हारा 8/2 विच इज 4, ठीक है भाई। इक्वल लगाते जाइए। Now midpoint of AB will give us the center of circle by symmetry. So by midpoint फॉर्मूला अपन यूज करेंगे और ये डायरेक्टली अपने को बेटा इन दोनों को यूज करना है अपने को। ये पॉइंट A और B को यूज कर लें आप, मिड पॉइंट निकाल लें, विच वी आर गेटिंग कितना जाएगा 3 -1/2 और ये बनेगा हमारा 2 - 6 डिवाइड बाई 2। तो जो हमारा सेंटर बनेगा, लेट्स से आई एम सेइंग दिस इज C, तो C की जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमारे बनेंगे बेटा 1 और ये बनेगा -2। बस x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। यूजिंग द फॉर्मूला वी हैव गॉट द आंसर। क्लियर है? चलिए, तो ये समझ में आ चुका है। एक बार आंसर भी देख लेते हैं। तो इट सेज -2x + 4y - 11, -2x + 4y - 11। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़िया है ना। चलो मूविंग अहेड, question number 6. If S is given 1/3 plus 5/9 plus 19/27, 65/81 up to 100 such terms are given, then greatest integer of S we have to find out, right है। देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को अपन ईजीएस्ट तरीके से करते हैं ना। जैसे हमारे को पता चल रहा है कि न्यूमरेटर तो पता नहीं कुछ 1, 5, 90, तो उस पर बाद में जाएंगे अपन, डिनोमिनेटर की बात करते हैं। यहां पर हमारे पास 3, दिस इज 9, दिस इज 27, तो कहीं ना कहीं 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। बस सही पकड़े आप। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज, इसको एक बार थोड़ा सॉल्यूशन में देख लेते हैं कैसे एग्जैक्टली अपने को सॉल्व करा जाए। लेट्स सी। सो 1/3, नाउ 3 इज ऑफ कोर्स कैन बी रिटन एज 3 raised to the power 1 and 3 square, 3 cube and so on, राइट है। इसकी मदद से हम लोग लिखना चाहेंगे हमारे न्यूमरेटर को, जो कि क्या बनेगा, 1 को आई कैन राइट बेटा 3 - 2। वैसे ही आपका 5 क्या है, 3 स्क्वायर - 2 स्क्वायर। 19 क्या है, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, बस 100 टर्म्स। Tn निकाल लेते हैं। व्हाट इज माई Tn? Tn जो बनेगा बेटा वो आएगा हमारा 1 - 2/3 raised to power n। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि जैसे मान लो अगर मैं कहूं, लेट मी जस्ट शो यू वन टर्म, मैं जैसे मान लो अगर ले लेता हूं 3 स्क्वायर - 2 स्क्वायर, तो दिस इज 3 स्क्वायर - 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। टर्म बाई टर्म को अलग अलग कर लिया मैंने। इफ आई स्प्लिट दिस वी विल गेट 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। ये कहानी हमेशा 1 बनेगी और ये जो है आपका ये 2/3 का होल स्क्वायर बनेगा, है ना। 2/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बात सही है। तो ये जो है यहां से अपन
जब स्क्वायर ले रहे थे तो क्या बना 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये समझने वाली बात है कि मान लो अगर मैं पावर कल के दिन 100 की बात करूंगा तो पावर 100 आ जाएगी, 98 टर्म बोलोगे तो आप पावर 90 मिलेगी, बस हो गया। तो हमने क्या करना है, किसी n पोजीशन के लिए tn फाइंड आउट कर लिया। सो वी आर गेटिंग 1 - 2/3 रेज टू द पावर n। ठीक है, S100 लगा दो। क्या है ये? जीपी है, जीपी, बिल्कुल। ये जो हमारा सम है ये जीपी का सम बनेगा। और ये क्या है? 1 1 1 1 कितनी बारी? 100 टाइम्स। तो वी आर गेटिंग दिस S100 इक्वल्स टू 100 माइनस ऑफ दिस कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ जीपी। अब वो सारे बच्चों को याद होना चाहिए भाई कि A एंड दिस इज 1 - r रेज टू पावर n डिवाइड बाई 1 - r, दिस इज माई Sn। और इसी को जब अपन r टेंस टू ऐसा इन्फिनिटी के लिए भी कर सकते हैं, राइट। तो व्हेन यू सॉल्व दिस वी आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। इसको आप फर्दर सॉल्व करें बेटे, आपको मिलेगा 98 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2/3 रेज टू पावर 100। एंड जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, सो व्हाट डू वी गेट? देखो ये पूरा क्या एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो अगर मैं कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, तो डायरेक्टली बच्चों कितना आएगा? ये 98 है ना। अपन इंटीजर पार्ट को ले लेंगे, बाकी जो फ्रैक्शन है वो तो कितना बन जाएगा? वो तो जीरो की तरफ चला जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे हैं। तो बड़े आसानी से अपन ने इस सवाल को भी कर लिया है। सो वी आर गेटिंग आंसर इज 98। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग अहेड, 7 पे चलते हैं बच्चों। गिवन फंक्शन, ये इसको एन लगा लें आप, समझदार बच्चे हैं, सभी को पता है गिवन है ये। गिवन फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम एन टू आर नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर्स सच दैट, एक बढ़िया सी कॉम्प्लिकेट सी फंक्शनल इक्वेशन गिवन है। आधे बच्चे मैं जानता हूं कि छोड़ चुके, ऐसा नहीं करना है, बहुत आसान है। देखिए आप आगे बढ़िए। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है अपने पास बेटा? 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ वाई, राइट है। फॉर नेचुरल नंबर एक्स एंड वाई इफ वी हैव मोर कंडीशन, कि अपन कैसे पता करेंगे कि एग्जैक्टली मेरा फंक्शन बनेगा क्या। तो उसके लिए वी हैव बेटा f1 इक्वल्स टू 2 एंड सम सीरीज इज गिवन, सम समीशन सीरीज इज गिवन टू अस इन a प्लस के फॉर्म। एंड अपने को पता करना है कि वैल्यू ऑफ a क्या है। ठीक है, तो फंक्शनल इक्वेशन को फटाफट से अपन सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करने वाले हैं इसको देखिए आप। सो हियर वी हैव f ऑफ x प्लस वाई, x plus y equals to 2 times of fx, fy and f of 1 is given to। वही हमेशा की तरह बिल्कुल x को 1 डालेंगे अपन बेटा, y को 1 डालेंगे, तो क्या मिलेगा? x1 y1, ये हमारे को मिल गया f of 1 plus 1 equals to 2 times of this। तो इवेंचुअली क्या मिल रहा है हमारे को? ये पता चल रहा है कि भाई f of 1 plus 1 which is f2, तो f2 हमारे को कितना मिल रहा है? ये बन जाएगा आपका 2 raised to power 3। सिमिलरली f3 आप निकालेंगे, x को रखिएगा 2, y को रखें आप 1, तो आपको मिलेगा f of 3। f of 3 कितना हो गया? f of 3 हमारा बनता है 2 raised to power 5। सिमिलरली बाकी सारे आप नंबर्स को पता कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट कंडीशन थी कि सिग्मा वॉज गिवन टू अस। तो नाउ सिग्मा k 1 से लेकर के 10 वेयर वी हैव f of a प्लस k, ध्यान से f of a प्लस k। ठीक है भाई, अब देखो इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि जैसे ये सब तो गिवन था ही था, चलो है ना, ये अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया यूजिंग द गिवन फंक्शनल इक्वेशन। f ऑफ a प्लस के को अपन क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ एफ ए इंटू एफ के, राइट। अच्छा, इसके बाद देखो ये अपने को गिवन था, है ना, ये अपने को सवाल में गिवन है। तो ये हमारी एक साइड हो गई जिसको अपन आगे लेके जाएंगे, ये हमारी एक साइड हो गई, और ये अपने को दूसरी साइड RHS हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए आप, अब भाई 2 कांस्टेंट है, सिमिलरली बच्चों आपका एफ भी कांस्टेंट है, उसको ले लेते हैं अपन बाहर। तो 2 इंटू एफ ले लिया अपन ने बाहर, राइट। इसका सीरीज में सबमिशन में कोई इफेक्ट होगा नहीं, राइट। तो अपन इसको बाहर लिख लेते हैं। इसके बाद क्या बनेगा? सिग्मा के से लेके 1 से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे अपन के 10 तक। और ये क्या है? f1 f2 जब आप सिग्मा ऑपरेट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन टिल f10। तो ये सारी कहानी वो हो गई। और ये तो अपने को दे ही रखा था क्या राइट साइड में, है ना। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, आप ऐसा कंफ्यूज ना हो ताकि, ठीक है। अच्छा भाई, तो वापस से ये सब यहां तक पूरी कहानी समझ में आ रही है। 2 टाइम्स ऑफ एफ ए, ये कांस्टेंट चलेगा। इसके बाद f1 f2 f10, ये कहां से आया? यही तो फाइंड आउट करा है। f2 f3 सारी वैल्यूज तो है अपने पास, इन्वोक कर लिया। व्हेन यू प्लग इन ऑल दीज वैल्यूज वी आर गेटिंग 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर, आई मीन दिस 2 प्लस 2 क्यूब,
5 7 सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, देयर इज अ पैटर्न, है ना। डायरेक्टली अपन ऐसे डॉट डॉट करके दिखा देंगे कि हाँ भाई 10 तक अपन गए, ठीक। 5 12 डिवाइड बाई 3 एंड दिस इज वी आर गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ये क्या है बच्चों, ये है हमारा, यस दिस इज अ जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, डिफरेंस नहीं होता है, रेशो होता है। कॉमन रेशो कितना है भाई, वो है हमारा 2 स्क्वायर विच इज 4। तो ये कितना आएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर, 2 एंड 2 स्क्वायर। तो यूजिंग द फॉर्मूला, अभी मैंने बताया आपको a इंटू दैट फॉर्मूला, उसमें अपन प्लग इन करेंगे वैल्यूज एंड वी विल गेट दिस, ठीक है ना। ये पूरा अपने को सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करते हैं, सीधे कंक्लूजन पे आता हूं मैं, जब आप सॉल्व करते हैं यू विल गेट द वैल्यू ऑफ f ऑफ a विच इज दिस 2 रेज टू पावर 7। तो यूजिंग द जनरल फॉर्मेट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यहां से पता चला कि a की वैल्यू कितनी हो गई 4। देखो ना, एवरी टाइम जब आप बेटा 3 लिखते हैं तो आप क्या लिख रहे हैं, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 माइनस 1। कहने का मतलब अगर मैं कहूं कि कोई सा भी f ऑफ n क्या है, तो अपन क्या लिखेंगे कि 2 रेज टू पावर 2 इंटू n माइनस 1। सोच के देखो, हाँ भाई अगर मैं कहूं कि 3 कितना है, तो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 विच इज 6 माइनस 1, तो 2 रेज टू पावर 5 बनेगा। तो वैसे ही करके मुझे यहां पे मिला कि f ऑफ a जो है वो 2 रेज टू पावर 7 है। तो a कितना आएगा, a हमारा आएगा 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 7, राइट। बस हो गया। आई एम श्योर कि कुछ बच्चों को, मासूम बच्चों को यहाँ दिक्कत आ रही थी। नाउ आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा बेटा कि 7 प्लस 1 ऐसे करके 8 आएगा और फाइनली यहां से वी गेट a इक्वल्स टू 4। बस डन डन। क्या ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज फ्रॉम दी प्रोबेबिलिटी, पीएनसी प्रोबेबिलिटी। एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रॉब्लम, कोई नई चीज नहीं है। सवाल देखें कैसे करना है बेटा। हमारे पास 3 चीजें दी गई है अलग अलग। एक तो कहता है कि भाई E1 अपॉन E2 का प्रोबेबिलिटी इज गिवन 1/2। क्या बोलते हैं इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यस। तो P E1 अपॉन E2 इज गिवन हाफ, P E2 बाई E1 इज गिवन 3/4 एंड वी आर ऑल्सो गिवन दैट कि E1 इंटरसेक्शन E2, दोनों इवेंट का साइमल्टेनियसली हैपनिंग का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज गिवन टू अस एज 1/8। अब देखो क्या है, ये थोड़ा सा ऑप्शन ओरिएंटेड सवाल है अगर आप देखेंगे, बिकॉज ऐसा लगता है कि यार ये अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं चलेगा कि एक ऑप्शन में बढ़े तो तुम सारे में काम हो गया, नहीं, अलग अलग ऑप्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटाज हैं। तो अपने को चेक करना पड़ेगा एक्जैक्टली कि भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर कि LHS और RHS बराबर हो जाते हैं। लेट्स जस्ट सी, वी आर गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइड बाई, तो अपन ने यूजिंग द फॉर्मूला अपन ने इसको इन्वोक किया बेटा। क्या क्या मिल रहा है, हाफ। मैं एक बार फटाफट से थोड़ा सा बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही हमारा तीनों जगह चलने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, सो दिस इज ऑलवेज गिवन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आप यूज़ करें एंड इसको आगे बढ़ाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइड बाई E2 इज हाफ, दिस इज 3/4, दिस इज 1/8। तो यहां से देखो, अब ये अपने को पता है, ठीक है ना। इसको यहां पुट कर दो, पुट करोगे तो ये मिलेगा तुमको 1/8 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और ये बन जाएगा हमारा कितना, हाफ के बराबर। तो यहां मिल रहा है अपने को हाफ, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बेटा कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है ये बनेगा हमारा 1/4, क्लियर है। तो बाकी आप सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो वी आर गेटिंग दिस इज 1/6, क्लियर, 1/4 1/6। सिमिलरली यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 निकालना है। देखो अब ये कैसे करेंगे अपन, इसके लिए अपने पास भी है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है भाई, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 जो है वो बराबर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, राइट। सारे डेटाज अपने पास हैं, इनको प्लग इन कर लो। अब आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी, राइट है। तो यहां से बेटा मिलेगा अपने को सॉल्व करने के बाद 7/24, ठीक है। तो ये भी पता चल गया कि E1 यूनियन E2 कितना आएगा, वो आएगा हमारा 7/24। अब ऑप्शंस की बात करते हैं। एक बार मैं आपको ऑप्शंस दिखा दूं,
देखिए हमारे पास ऑप्शंस कुछ इस तरीके से थे। एक तो अपन बात कर रहे हैं कि नॉर E1 नॉर E2, ठीक है, ये भी देख लेंगे। फिर एक बार नॉर E1 की बात कर रहे हैं, नॉर E2 की बात कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं इन तीनों चीजों को पता कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इनको जब अपन ने पता किया तो नॉर E1 और नॉर E2 कितना आएगा, वो हमारा बनेगा कैसे कि भाई टोटल में से मैं क्या करता हूं कि 1 माइनस इन दोनों का, इनके यूनियन का नॉट अपन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताई गई हैं जब आप बेंज डायग्राम पढ़ते हो, उसको रेफर करो एंड ट्राई टू गेट दी आइडिया है कि भाई 1 माइनस 7/24 बनेगा एंड इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा बेटा 17/24। फर्दर E2 डैश कितना आएगा, वो 3/4 आएगा। सिमिलरली आप E1 डैश भी निकाल ही सकते थे। E1 डैश कितना आएगा, फिलहाल 5/6 आएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो देख लेना, ठीक है। अब फिलहाल मैं डायरेक्टली आंसर की बात करता हूं, राइट। आप बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं डेफिनेटली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट हियर वी आर गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 विच विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश। क्यों, देखो E1 इंटरसेक्शन किसके साथ, ये हमारा 1/8 है, ठीक है, ये हमारा 1/8 है। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो हमारे पास 1/4 आया, एंड जब आप मल्टीप्लाई करेंगे E2 डैश के साथ तो वो कितना है तुम्हारा 3/4। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज 1/4, E2 डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/6, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/8 विच इज इक्वल, राइट, LHS RHS बराबर हो गया, यही तो पता करना था, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी गेट दी करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। E1 E2 डैश, E1 E2 डैश, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था ऑफकोर्स, बिकॉज अगर आप बहुत लकी हुए तो आप ऑप्शन सी से स्टार्ट करोगे एंड यू विल गेट दी डेटा, अदरवाइज बेटा A B C सबको चेक करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ fx इज polynomial such that fx plus f dash x plus of f double dash x is given equals to x raised to power 5 plus 64 data is given, some limit we have to find out, है ना। ज्यादा टाइम किल ना करते हुए मैं फटाफट आपको बताता हूं कि आखिर fx किस फॉर्म में आएगा। fx will be a 5 डिग्री पॉलिनोमियल, यस, क्यों, क्योंकि x raised to power 5 ये जो अपन देख रहे हैं ये कैसे पता चलेगी भाई, f dash x तो लोअर पावर्स में आएंगे, लोअर डिग्रीज के होंगे, ये हमारा 5 डिग्री का होगा। देखो लेट fx इज गिवन x माइनस 1 x रेज टू पावर 4 प्लस, तो अपन ने एक x माइनस 1 एक लीनियर फैक्टर यहां पे दिखाया हुआ है, राइट है, और बाकी जो हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक अपन ने बना ली पावर ऑफ 4। इसको सिंप्लीफाई करें, f डैश निकालें, डबल डैश निकालें एंड जस्ट एड लाइक दिस, इक्वेशंस बनेगी। देखो ये बहुत ही लेंथी एक्सप्रेशन बनेगा, गिव अप नहीं करना, आगे बढ़ाइए, बहुत आसान सवाल है। इसको आप जब सॉल्व करते हैं बेटा तो आपको पता चलता है कि a + 4 0 आएगा। ऐसे करके अपन ने सब पे कंडीशंस लगा दी, हर एक के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया फ्रॉम LHS एंड दी RHS, राइट। इसके बाद हमारे को पता चला कि a की वैल्यू -4, b इज -4, c इज 56, d इज -64 हो गया, राइट। क्या करना है भाई, लिमिट fx अपॉन x माइनस 1, fx यहां से अपन a b c d रखते जाइए। अब x माइनस 1 कैंसिल हो जा रहा है, दिख रहा है ना, ये हो जाएंगे दोनों कैंसिल, बस हो गया सवाल सिंपल। x को डालिए आप 1 रखेंगे, ये मिलेगा माइनस का 15, ठीक है। चलो बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। -15 तुम्हारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हो रही, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन सेज इट इज अगेन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुने सब लोग। If Z is a point on circle which is passing through, there are 3 points given to us on Argand plane P, Q, R. Consider a point T on the circle such that कि भाई TP जो है वो perpendicular to PR है। We have to find out the argument of T। ऐसे किसी भी सवाल में आप खाली पेन ना चलाएं। ऐसा नहीं कि आपने Z कुछ T को जो है नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, आप उससे सॉल्व करें, बहुत टफ हो जाएगा। बेटर है ज्योमेट्री यूज करते हैं। ज्योमेट्री कैसे करें, सर्कल है, सर्कल हम सभी जानते हैं, पी क्यू आर कैसे डिनोट करेंगे, लेट्स सी। तो वी हैव अ आर्गन प्लेन, वी हैव द सर्कल, पी क्यू आर इस तरीके से आपने प्रॉपरली अरेंज कर लिए जैसे कि हमारे कार्टेशियन सिस्टम में होने चाहिए थे वो, ठीक है।
जैसे आपने पी क्यू आर को बनाया, देयर इज अ पॉइंट टी। अब देखो पोजीशन टी की कैसे बनाएंगे अपन, ध्यान से। पी क्यू आर अपन ने बना लिया। बाय डायग्राम बी ऑब्जर्व दैट ओ आर ओ पी ओ क्यू, ये जो तीनों होंगे हमारे, दीज थ्री, ओ पी ओ क्यू ओ आर, ये तीनों कैसे होंगे, ये होंगे तुम्हारे रेडियस, तीनों बराबर आएंगे, बिल्कुल सही बात है। नाउ बाय ऑब्जर्वेशन ओ विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल विच इज 0,0। वंस यू आइडेंटिफाई कि मेरा सेंटर जो है वो 0,0 है, उसके बाद ये समझ में आ गया कि भाई अगर पी आर, ध्यान से बच्चों, अगर पी आर जो है परपेंडिकुलर है तुम्हारे किसके साथ, पी टी के साथ, तो क्या मतलब हो गया, ये सेमी सर्कल का एंगल हो गया। सेमी सर्कल का एंगल हो गया, दैट मीन्स कि ये जो आर टी होगा दैट विल बी द डायमीटर इटसेल्फ। तो बस हियर वी गेट एंड आर टी इज द डायमीटर एज टी पी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला वी गेट टी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा बेटा, 0,-5, बिकॉज अगर ये 0,5 है, राइट, तो अपन डाउन साइड आएंगे तो कितना बनेगा, -5, सेम डिस्टेंस, राइट है। तो 0,-5, आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, आर्ग्यूमेंट विल बी माइनस के π/2। कैसे, दिस इज माई डायरेक्टली माइनस का π/2, ये इसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी गेट माइनस का π/2। सो हियर वी गेट correct option is option A. So I hope everyone has understood बेटा, सारे हमने 10 क्वेश्चन किए यहाँ पर, एंड in the more like in the next session we can expect more question on the same, है ना। तो I would request everyone कि सारे बच्चे बेसिक फॉर्मूलाज को रिवाइज करें, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आप देख रहे हैं कि जेई सिर्फ 2022 के हमारे 24th के सेशन में आया, फिर 25th में आ रहा है, तो ऐसे करके अपन एक नए तरीके से पूरी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चन, मोर एनालिसिस एंड ऑन जेई मेंस। थैंक यू, टेक केयर। Keep imbibing. We believe in you.